तो यार आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है इसमें हम लोग को आईपीएल की कुछ टीम्स हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे हैं क्योंकि अब ऑक्शन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो ये जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी होने वाली है ना, इसी को लेके काफ़ी सारे अभी न्यूज़ आ रही है। तो ऑक्शन स्ट्रैटेजी आइडियली क्या होनी चाहिए और साथ के साथ टारगेट प्लेयर्स कुछ जिनके रूमर्स निकल के आ रहे हैं, क्या वो सही है या वो गलत है। जरा इन दोनों हॉट टॉपिक्स को कवर करेंगे फॉर अ फ्यू सिलेक्टेड टीम्स इन दिस पॉडकास्ट। और अगर हम लोग इंडियन क्रिकेट की बात करें, कई लोग कुछ टाइम से बोलते हैं कि इंडियन क्रिकेट कवर नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा धमाके और एक T20 सीरीज है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ें चल रही हैं कह सकते हैं। और दूसरी तरफ BGT है, आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा फायरी टॉपिक्स और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स चल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएटर्स बट ऑल्सो द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट, एक्स क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स, सब डिवाइडेड है इस टाइम पे। तो इंडियन क्रिकेट के लिए हम लोग दोनों चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग T20 सीरीज जो चल रही है साउथ अफ्रीका की, एज ऑलवेज हम लोग हर T20 सीरीज में यही करते हैं, बिल्डिंग अप टू द 2026 वर्ल्ड कप। हमारे फ्यूचर को लेके क्या हम लोग लेसन्स ले सकते हैं ताकि ये जो लेसन्स हैं ये आज से 2 साल बाद तक अप्लाई हो सके। परफॉर्मेंस को हाईलाइट करेंगे। संजू सैमसन ने 100 मारी, फिर डक मार दी है। वरुण चक्रवर्ती ने जो है 3, 4, 5 विकेट ले लिए हैं। तो काफी सारे टॉक पॉइंट्स हैं वहां से भी। BGT का बिल्डअप भी शुरू कर देंगे आज के पॉडकास्ट से, क्योंकि इट इज जस्ट 11 दिन रह गए ना, 11 दिन रह गए, ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ वीक्स। सो गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सुनील गावस्कर ने काफी कुछ चीजें बोल दी है रोहित शर्मा के बारे में, KL राहुल और ध्रुव जुरैल के रोल को लेकर काफी डिस्कशन है। तो काफी सारे टैक्टिकल और थोड़े से रिएक्शन बेस्ड चीजें भी होने वाली, एंटरटेनिंग। आई थिंक इन सबको मिक्स करते हुए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना तो बता दो एक बार। भाई इस वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उसको भी जाके चेकआउट करिए। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे आपके ही जैसे बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर रोज़ वहाँ पे क्रिकेट की बातें चलती रहती है और डिस्कशंस चलते रहते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। हम लोग कॉमेंट्स में पिन कर देंगे उसको। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे जो पहली टीम होने वाली है। हम लोग KKR की ऑक्शन स्ट्रैटेजी को ज़रा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक KKR के लिए है और रादर द मोस्ट कंसर्निंग टॉपिक वो ये है कि आपका कप्तान कौन होगा। आपने श्रेयस अय्यर को जाने दिया या खुद छोड़ा है, आई थिंक तुम्हारे पास इसके ऊपर एक इंसाइट है। जरा एक बार पहले उसको लेआउट कर दो, फिर हम लोग जो पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं ऑक्शन में, क्या हमारे ओपिनियन में सबसे सही होना चाहिए, क्या रूमर्स आ रहे हैं वो सही है गलत है, वो सब डिस्कस करते हैं। श्रेयस अय्यर वाली जो पूरी कहानी है ये इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि अभी हाल ही में मिचेल स्टार्क का एक इंटरव्यू था जो कि उन्होंने टेलीग्राफ को दिया था, एंड उसमें उन्होंने ऐसे कहा कि ऑक्शन होने के बाद बाय द वे इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने कहा कि आई स्टिल हैवंट हर्ड फ्रॉम देम। और उन्होंने खुद बोला है और उन्होंने ये भी कहा है कि वेल दैट्स फ्रेंचाइज क्रिकेट फॉर यू। तो बेसिकली वो हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे उनसे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुआ, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं करा गया KKR की तरफ से। कुछ तो बताना चाहिए था, चाहे आप ऑक्शन के बाद बताते हैं, जैसे RCB ने ग्लेन मैक्सवेल को ऑक्शन के बाद कॉल करा, अभी वो डिस्कस करेंगे, और क्लियरली समझाया कि क्यों उन्होंने नहीं करा। और दैट इज वाई काफी अच्छे एंड पे उनका, काफी अच्छे नोट पे एंड हुआ उनका रिलेशनशिप। बट KKR ने मिचेल स्टार्क को बिल्कुल भी कॉल नहीं किया, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, एंड दैट इज वाई उन्होंने थोड़ा एक वो सैड तरीके से वो चीज़ रखी अपनी। एंड इसी के बाद टेलीग्राफ ने एक और रिपोर्ट निकाली एंड उसमें उन्होंने बोला कि हमारे सोर्सेस के अकॉर्डिंग ऐसी न्यूज़ आई है कि श्रेयस अय्यर के साथ भी सेम ट्रीटमेंट हुआ था। बेसिकली जो वेंकी मैसूर ने कहा कि हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई थी उनके साथ और हमारे फर्स्ट रिटेंशन श्रेयस अय्यर होने वाले थे। टेलीग्राफ ने कहा कि ऐसी मीटिंग ही नहीं हो रही थी पहली बात, तो बहुत टाइम तक श्रेयस अय्यर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि KKR उन्हें कॉल करेगी, क्योंकि प्लेयर कॉल नहीं करता, फ्रेंचाइज कॉल करती है। एंड जब काफ़ी टाइम हो गया और तब तक भी कॉल नहीं आया KKR की तरफ से, तब उन्होंने खुद कॉल करा और फिर एक मीटिंग अरेंज हुई उनकी और फिर उसमें डिसाइड हुआ कि आपको रिटेन नहीं करा जाएगा। सबसे पहले तो क्या ये रूमर लग रहा है तुम्हें, ये सच हो सकता है? सिर्फ मिचेल स्टार्क वाला देख के, क्योंकि KKR जो है एक ऐसी टीम मानी जाती है जो कि अपने प्लेयर्स का काफ़ी ख्याल रखती है एंड काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट करती है। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड विद इट, क्योंकि मतलब इनने पंजाब वाली हरकत कर दी थोड़ी, जैसे पंजाब बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करती प्लेयर्स से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो थोड़ा बेटर कम्युनिकेशन रखेंगे, स्पेशली गिवन मिचेल स्टार्क ने कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन था, 17 विकेट लिए थे लास्ट सीजन, प्लस दोनों प्लेऑफ उसने सिंगल हैंडेडली जिता दिए थे, तो एक बेटर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करा जा सकता था। जो श्रेयस अय्यर वाला पॉइंट है, मतलब मैं एक रिपोर्ट को मैं विश्वास रखूंगा या फिर मैं एक CEO पर विश्वास रखूंगा जिसने ओपनली आके वो चीज़ कह दी है, और श्रेयस अय्यर की तरफ से अभी तक कुछ पलट के जवाब नहीं आया। या तो ऐसा होता कि अय्यर अपनी तरफ से कुछ पॉइंट रखते और तब फिर हम लोग कहते हैं कि भाई कौन सच है कौन झूठ है,
बट अब एक रिपोर्ट आई है, वो भी इतनी वेग रिपोर्ट है, मतलब मिचेल स्टार्क का निकल गया तो आपने श्रेयस अय्यर का भी निकाल दिया, थोड़ी वैसी सॉर्ट ऑफ मुझे लग रही है, ताकि थोड़ा और इग्नाइट करा जाए उस चीज़ को। वेंकी मैसूर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमने जो प्लेयर्स को रिटेन नहीं करा है, हमने उनसे ज़्यादा बातें करी हैं एज अपोज टू जिनको रिटेन करा गया, और ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। पर अगर आपने ऐसा बोला तो मिचेल स्टार्क फिर आके उल्टी चीज़ क्यों बोल रहे हैं? तो वहां पर तो मुझे लगता है कि अगर मिचेल स्टार्क खुद बोल रहा है चीज़, तो परहैप्स वेंकी मैसूर वाज नॉट स्पॉट ऑन विद हिज स्टेटमेंट्स। सेकेंडली, जब श्रेयस अय्यर की बात आती है, यहां पर मुझे लगता है कि अगर यहां पर भी वेंकी मैसूर जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, तो इट इज एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल। ऑल्दो मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ द डाउट वेंकी मैसूर को ही दूंगा। मुझे लगता है कि बात तो डेफिनेटली करी होगी, क्योंकि कप्तान से अगर बात नहीं कर रहे हो तो आपकी रिटेंशन स्ट्रैटेजी बन क्या रही है एग्जैक्टली। तो मैं नहीं मानता कि श्रेयस अय्यर वाली बात सच है। मुझे लगता है कि 100% बात करी होगी, बट हमने इफ यू रिमेंबर, हमने जब लास्ट टाइम भी ये चीज़ कवर करी थी, जब रिटेंशंस निकले थे, तब भी हमने कहा था कि हमें ज़्यादा रिएक्शनरी होकर श्रेयस अय्यर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनी है। क्या पता श्रेयस अय्यर के पास भी कुछ हो कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं कहा है, इसलिए मैं अभी नहीं मानूंगा इस चीज़ को। बट मिचेल स्टार्क वाली चीज़ भी मुझे तो नहीं लग रहा था सच होगी, लेकिन उन्होंने खुद ही आगे बोल दिया, तो यू नेवर नो। बट ये अगर एक्चुअली में सच है तो इट इज़ एब्सोल्यूट शेम। आई थिंक स्पेसिफिकली वो कैप्टन वाले से अगर आपने बात नहीं करी तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाती है वो चीज़। मतलब आप कैप्टन हो कोई भी हो यार, मिचेल स्टार्क भी आपकी मार्की साइनिंग थी, तो बात तो करना बनता ही है ना, ऐसे थोड़ी आप छोड़ दोगे उसको। सो इट इज़ वेरी शेमफुल अगर ये हुआ है तो, बट आई होप ये सच ना हो। रिगार्डलेस, अब जो हो गया सो हो गया, अब कैप्टन तो चेंज होना ही है, और कैप्टन के लिए 5-6 टारगेट्स हो सकते हैं ऑक्शन में जो कि KKR परचेस कर सकती है। अब आप नोटिस करेंगे ना तो आप एक पैटर्न दिखेगा आपको, और इसीलिए ना मैं ये जो 5-6 ऑप्शंस हैं इनको 1 वर्सेस 1 करके डिवाइड करता रहूँगा। सबसे पहला जो ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इनकी प्रोफाइल्स बहुत सिमिलर है, वो है एक इंग्लिश विकेट कीपर, विच इज जॉस बटलर वर्सेस फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट अब करंट कैप्टन हो चुके हैं T20 फॉर्मेट के इंग्लैंड में। जॉस बटलर अभी वर्ल्ड कप भी एज अ कप्तानी खेले थे, जीते भी हुए हैं वर्ल्ड कप, और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटर्स आउट देयर। इसलिए उन्होंने सोचा कि राजस्थान को छोड़ के उनको शायद लास्ट मौका मिल रहा है एक ऑक्शन साइकिल में, जब वो अपनी प्राइम पर है और अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। आई थिंक इज 34 अराउंड 34 और 35 राइट नाउ। तो बाय द टाइम दिस ऑक्शन एंड्स, दिस साइकिल एंड्स, 37-38 के वो हो चुके होंगे, उसके बाद वो उतनी प्राइस नहीं ले पाएंगे। ये लास्ट चांस था उनका। फिल सॉल्ट अभी अपने 20s में, एक अपकमिंग चीज़ है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, KKR के साथ ऑलरेडी एक सीजन खेल चुके हैं। अगर इन दोनों में चॉइस आती है और हम लोग ऐसे ही एलिमिनेट करते रहेंगे, तो तुम किसके पीछे जाओगे? ये पता है, मुझे लगता है दोनों का केस बनता है। आई थिंक फिल सॉल्ट। क्यों? सी KKR, अगेन हमने कितनी बार ये बात करी कि KKR हमेशा उन टीम्स के, उन प्लेयर्स के पीछे ज़्यादा जाना चाहेगी जो कि ऑलरेडी एक सेटअप का पार्ट रह चुके हैं KKR के। सिंस उसने लास्ट सीजन इतना अच्छा परफॉर्म करा है, प्लस अब वो उनको कप्तानी भी सौंप दी गई है अपने नेशनल टीम की, तो आई थिंक उन पे बैंक कर सकती है KKR, क्योंकि वो यंगर प्रॉस्पेक्ट भी है, जॉस बटलर से तो काफ़ी कम है उनकी एज, तो वो एक ज़्यादा ईयर्स भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर वो फ्यूचर वाला लेके चले, प्रेजेंट का लेके चले, सबको मिला के लेके चले, तो फिर प्रोबेबली फिल सॉल्ट एक बेटर प्रॉस्पेक्ट होंगे। जॉस बटलर के फेवर में क्या चीज़ जा रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रूवन मटेरियल है, एक्सपीरियंस्ड एंड अ बेटर कैप्टन ऑल्सो, बिकॉज फिल सॉल्ट का हमने इनफ डेटाबेस नहीं है कप्तानी का। तो एक श्योर शॉट जो होता है ना कि मैंने इसको देखा है, मुझे पता मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है, जॉस बटलर के साथ वो फायदा आता है। बट फिल सॉल्ट का ऑलरेडी एक एसोसिएशन है KKR के साथ, एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी है। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं फिल सॉल्ट को ही लूंगा, क्योंकि जॉस बटलर जैसा इंसान आपके लिए बहुत इंटाइसिंग है। अगर ऑक्शन में आ रहा है, कौन ही मना करेगा? पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल इंग्लिश प्लेयर्स में वैसे भी उतनी भूख नहीं होती जितनी इंडियन प्लेयर्स की होती है कि वो 42-43 तक भी खींचने को तैयार है। सो आई थिंक यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा शायद ये एक शॉर्ट टर्म में घाटे का डिसीजन हो कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मैं भी फिल सॉल्ट पे बैंक करना चाहूँगा। व्हाट डू यू थिंक बेटर बैटर कौन है T20 में? राइट नाउ इट इज फिल सॉल्ट, राइट नाउ। वंस अगेन भाई, पेडिग्री, अब जैसे राइट नाउ जायसवाल इज अ बेटर टेस्ट बैट्समैन देन विराट कोहली, क्योंकि ज्यादा रन मार रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि विराट कोहली ओवरऑल एक बेटर बैटर नहीं है। तो उस सेंस में देखा जाए करेंटली तो फिल सॉल्ट ज्यादा चल रहे हैं। पर ऑफ कोर्स है बटलर अपनी, भाई बटलर को कैसे भूल सकते हैं, इंडियंस कैसे भूल सकते हैं जो पिटाई कर रही है उसने।
सो आई थिंक यहाँ पे मैं फिल सॉल्ट लूंगा, तो यहाँ से हमने बटलर को एलिमिनेट कर दिया। सेकंड जो हमारा राउंड आता है वो है इंडियन विकेट कीपर्स के बीच में केएल राहुल और ऋषभ पंत। यहाँ पर अगर हमें चॉइस मिल रही है तो हम किसके पीछे जाएंगे? केएल राहुल और ऋषभ पंत में से आई थिंक नेचुरल ऋषभ पंत के पीछे जाना चाहिए। क्यों? आई डोंट थिंक इट इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सी आई थिंक अ लॉट हमें ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनानी है तो हमें रियलिस्टिकली बात करनी है। या सी आई थिंक अ लॉट विल डिपेंड ऑन कि कौन सा प्लेयर किस टाइम पे आता है। अगर ईशान किशन, केएल राहुल ये दोनों ऑक्शन में ऋषभ पंत से पहले आ जाते हैं तो नेचुरली ऋषभ पंत जब तक आएगा तब तक शायद प्राइस फिर उतनी हाई डिमांड ना कर पाए और फिर केकेआर जैसी टीम्स भी शायद ले पाए, बिकॉज दे आर नॉट वन ऑफ दोज टीम्स जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा बचा हुआ अपने पर्स पे। तो यस, अगर हम लोग ऑक्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से चले, अगर हम अभी देखें कि अभी हम इस चीज को हटा देते हैं कि कौन सा प्लेयर कब आने वाला है, तो प्रोबेबली ऋषभ पंत को लेना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है केकेआर के लिए, क्योंकि दूसरी जगहों पे टीम्स लाइक आरसीबी एंड पंजाब ये दोनों पैसा फेंकने को रेडी होंगी उन पे प्राइस इन्फ्लेट करने के लिए। तो केकेआर के लिए वो चीज़ डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि फिर बाकी टीम नहीं बन पाएगी। और अगर फिर केएल राहुल आते हैं तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई सेड एक दो पॉडकास्ट पहले भी कि आई थिंक केएल राहुल टू केकेआर के भी चांसेस हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आरसीबी एकदम ही पीछे ना पड़ जाए केएल राहुल के, क्योंकि केएल राहुल प्रॉब्ली ज़्यादा सस्ते मिलेंगे और एक वो इंडियन विकेट कीपर, ओपनर, वो सब चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं बड़ा ही ऑनेस्टली बता दूं एज अ केकेआर फैन, मुझे नहीं लग रहा ऋषभ पंत तो पॉसिबल है। ठीक है, सीएसके वालों ने भी ऑफिशियली कन्फेस कर दिया, उसको भी अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ऋषभ पंत कहाँ जा सकता है और क्या लाइकलीहुड है, क्या रिपोर्ट्स हैं, वो भी आगे डिस्कस हम लोग करेंगे, बट केकेआर तो नहीं होने वाला। तो दैट मीन्स कि इंडियन ऑप्शंस में से या तो केएल राहुल है, और अभी हम लोग सबको फिर ओवरऑल इवैल्यूएट करेंगे, इन दोनों में से ज़्यादा लाइकलीहुड केएल राहुल का मुझे लगता है परचेज करने का होने वाला है। तो ऋषभ पंत यहाँ से डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं। सेकेंडली, ऋषभ पंत राइट नाउ बेटर T20 बैटर फॉर मी, मोर ईयर्स टू गिव, मोर ब्रांड वैल्यू, बट कप्तानी में आई थिंक अभी भी केएल राहुल आगे हैं। और अगर तुम लास्ट ईयर के हमारी जो टीम थी उसका सेटअप देखो तो हमारे कप्तान बैटिंग से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, उसके लिए बाकी पूरी टीम थी। श्रेयस अय्यर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनकी लीडरशिप। तो केएल राहुल अगर उस तरीके से ऑपरेट करते हैं तो भी केकेआर की टीम सेटअप हो सकती है उनके चारों तरफ। ज़रूरी नहीं कि हर एक बैटर को ही एक्सप्लोड करना है। तो मैं शायद एक्चुअली मैं देखूं कि केएल राहुल का परहैप्स सेंस बन सकता है कप्तानी के पॉइंट से, क्योंकि इंडियन कैप्टन कोई उस कैलिबर का और है ही नहीं इस ऑक्शन में। वो श्रेयस अय्यर है, वो तो वापस आएंगे नहीं, वो भी एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे हम लोग। क्योंकि पता है रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जो नेक्स्ट राउंड हमारा होने वाला है नीतीश राणा वर्सेस वेंकटेश अय्यर। बिफोर यू मूव ऑन टू दैट, डू यू थिंक कि अगर केएल राहुल को हम लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे बैटिंग से, श्रेयस अय्यर ने भी नहीं करा था, बट अगर वो ओपनिंग करते हैं तो T20 फॉर्मेट में यू वांट बोथ ऑफ योर ओपनर्स टू गो आउट ब्लेजिंग स्टार्टिंग से ही। और अगर वो नहीं कर पाते केएल राहुल तो इनिशियली इतना गंदा सेटबैक मिल जाएगा केकेआर को हर मैच में चलते हुए कि फिर उससे रिकवर करना डिफिकल्ट होता जाएगा। और सेकंड बात ये, अगर केएल राहुल एज एन ओपनर खिला रहा है तो फिल सॉल्ट में तो आप नहीं ले रहे फिर कंफर्म हो गया फिर। तो वो वाला भी एक डिलेमा आ जाएगा जरूर कि केएल राहुल आ तो रहे एज एन इंडियन विकेट कीपर कैप्टन, बट उसके चक्कर में आप काफ़ी ऑप्शंस को ब्लॉक भी शायद आपको करना पड़ जाए, क्योंकि केएल राहुल कितना भी कह रहे हो इतने सस्ते भी नहीं आएंगे, ऐसा इतना आसान भी नहीं होने वाला डेफिनेटली। सो आई थिंक केएल राहुल का तो वहाँ पे मुझे लगता है एज है ओवर ऋषभ पंत, क्योंकि केकेआर के पास पैसे नहीं है इतने। जो थर्ड राउंड होने वाला है नीतीश राणा वर्सेस वेंकटेश अय्यर, दिस इज व्हाट आई पर्सनली डोंट लाइक। दो ऐसे खिलाड़ी जो कि अभी इंडियन टीम के सेटअप से बहुत दूर हैं, जिनने कप्तानी में बहुत ज़्यादा प्रूव नहीं करा है कुछ, आपने उनको रिटेन भी नहीं करा। अगर आपको उनको कप्तान बनाना था तो रिटेन ही कर लेते हैं। तो आप क्या गैम्बल खेल रहे हो एग्जैक्टली, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत स्ट्रांग है कि वेंकटेश अय्यर तो स्पेशली कुड बी रिटेन्ड एंड कप्तानी भी दी जा सकती है उनको। आई थिंक मेरे को भी वही लगता है कि यार बहुत ऊंचे सपने नहीं देख रही है क्या। हाँ, बहुत मीडियोक्रिटी में जा रहे हो। हाँ, अगर वेंकटेश अय्यर आपका कैप्टन बनना है जो कि अभी बिल्कुल ही कैप्टनसी के सेटअप में रहा ही नहीं है बिल्कुल, एंड नाउ सडनली यू वांट हिम टू बिकम योर कैप्टन, क्योंकि केकेआर के सेटअप में बहुत टाइम से रहे हैं एंड केकेआर को लगता है उन्होंने पूरा ग्रूम करा है वेंकटेश अय्यर को एंड ही इज फाइनली रेडी। लास्ट सीजन उन्होंने मुंबई के अगेंस्ट सेंचुरी मार दी थी, उसके बाद फाइनली वो रेडी हो चुके, लास्ट टू लास्ट में मार दी थी, उसके बाद फाइनली ही इज रेडी। तो आई थिंक थोड़ा सा अजीब एंड काफ़ी नीचे सपने देख रहे हैं इवन फॉर नीतीश राणा,
एंड मतलब विद ऑल रिस्पेक्ट टू द प्लेयर्स, मैं ये नहीं कहता प्लेयर्स को वापस नहीं आना चाहिए, वो जरूर आना चाहिए, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. इट्स जस्ट दैट अब एक प्रूवन कैप्टन ले सकते हो तो आप वाई सेटल फॉर अ गैम्बल. और मुझे ना ये भी थोड़ा लगता है केकेआर फैंस का बहुत हिपोक्रिटिकल हो जाते हैं जब वेंकटेश अय्यर की बात आती है. मुझे लिटरली याद है लास्ट सीजन टिल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन जब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, क्लच खेलना शुरू कर दिया था, पूरे सीजन पता है ये डिबेट थी केकेआर फैंस में कि क्यों इस बंदे को रिटेन करा है गिल की जगह पे. ओके. और जब तक सीजन एंड हुआ है ना तब तक सबका एकदम सेंटिमेंट चेंज हो गया था कि नहीं भाई अब तो वेंकटेश अय्यर नेक्स्ट सीजन के लिए भी रिटेन होने चाहिए. ये चीज तो हमारे कमेंट्स में जाके देख लेना, दूसरे चैनल की, क्लिप्स वाले चैनल के, हर जगह था ये चीज. तो हमने तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है ऑडियंस से बात करके. बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी आ जाती है वहां पे. अगर फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर इन दोनों में चांस मिलता है तो कैप्टन फिल सॉल्ट. अभी वो हम लोग हर राउंड से एक बंदे को लेके बाद में उसको डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर में भी चॉइस आती है कप्तानी की तो मैं तो पर्सनली नीतीश राणा पे जाऊंगा. सेम. क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं, कप्तानी 1 साल कर चुके हैं. एंड उस साल केकेआर का माहौल इतना अच्छा नहीं था, क्या पता एक अच्छे माहौल में बेटर कप्तानी भी करके दिखा दें. तो मैं पर्सनली तो कहूंगा कि नीतीश राणा को फिर वापस लाओ, वो ज़्यादा सस्ते भी मिलेंगे आपको वेंकटेश अय्यर से. एंड उनको कप्तानी दो इफ एट ऑल, अगर आपको इन दोनों में से भी कप्तान बनाना है तो. अब जो चौथा ऑप्शन आता है, दिस इज एक टोटली आउट ऑफ द बॉक्स जो कि लोग सोच नहीं रहे, और एक टोटली ऑब्वियस चॉइस. ऑब्वियस है श्रेयस अय्यर वापस लो. आउट ऑफ द बॉक्स इज एडन मार्करम, जो कि मुझे लगता है लोग क्यों नहीं बात कर रहे. अभी हम लोग, मैं अंकित भाई के चैनल पे गया था तो वहां पर भी जब हम टीम बना रहे थे तो मैंने एडन मार्करम का ही नाम डाला था वहां पे कि इसके ऊपर कोई देख नहीं रहा एंड ही कुड बी अ वेरी चीप बाय. एंड कप्तानी है भाई प्रूवन. अभी आई थिंक SA-20 जीते, T20 जीते, तो वहां पर भी जीते हैं. साउथ अफ्रीका की तरफ से भी. और मुझे पता भी 2 T20 मैच में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करी है, बट 29 ईयर्स के हैं सिर्फ, अभी यंग है, आराम से 5 साल दे सकते हैं. साउथ अफ्रीकन है तो वो भी कोई ड्रामा नहीं होगा कि मुझे लास्ट राउंड पे छोड़ के जाना है, जो कि इंग्लिश प्लेयर के साथ हो सकता है. ऑलराउंडर है, बॉलिंग कर सकते हैं ऊपर आकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा हैक है. टॉप 3 में बैटिंग करते हैं, विच मीन्स एन ओपनर अलॉन्ग साइड अपना सुनील नारायण लाइक फिल सॉल्ट, या फिर आप वेंकटेश अय्यर को दोबारा ओपनिंग कराना चाहो तो दे कैन को एग्जिस्ट. एंड मार्करम फिर भी नंबर 3 में बैटिंग कर सकते हैं. एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है श्रेयस अय्यर का, एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट, प्लस बॉलिंग भी करते हैं एंड आई थिंक एक्सपीरियंस भी है कप्तानी का. सो मुझे लगता है एडन मार्करम और श्रेयस अय्यर में अगर कंपैरिजन हो, अगर श्रेयस अय्यर आ सकते हैं वापस तो वो नंबर 1 ऑप्शन होने चाहिए इजीली. बट जिस तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, क्या आप ऐसे प्लेयर को वापस लाना चाहते हो? वंस अगेन एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मेरा स्टेटमेंट होगा, बट अगर किसी प्लेयर को आपकी तरफ से नहीं खेलना फॉर वट एवर रीजन, चाहे हमारी गलती हो चाहे प्लेयर की गलती हो, तो ज़बरदस्ती में उसको वापस मत लाओ. ना तुम्हारा भला होगा ना उस प्लेयर का भला होगा. आई थिंक काफ़ी लोगों ने बोला है कि श्रेयस अय्यर और केकेआर के बीच में चीज़ें बहुत अच्छे नोट पे एंड हुई हैं और ऐसे कुछ बात नहीं हुई. हो सकता है कि एकदम खुल के बात ना हुई हो, बट अंदर ही अंदर आई थिंक एक इतना तो सबको पता चल गया है कि इतनी आराम से चीज़ें एंड नहीं हुई हैं. जिस तरीके से रूमर्स फैले इस टाइम पे, वेंकी मैसूर का जो आया है, फिर जो रिपोर्ट आई है, फिर मिचेल स्टार्क ने कुछ बोल दिया है, तो इस पूरे केस के अराउंड इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है क्योंकि सबको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या बात हुई है. कुछ लोग कह रहे हैं श्रेयस अय्यर ने 30 करोड़ मांग लिए थे इसलिए हुआ है, तो मुझे कह रहे हैं केकेआर ने बात ही नहीं करी. तो मुझे लगता है कि इतनी सिंपल नहीं है चीज़ें. एंड अगर श्रेयस अय्यर छोड़ के गए हैं तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि केकेआर जो है उन्हें वापस लेके आएगी. प्लस आई थिंक श्रेयस अय्यर भी ऐसा बहुत सस्ते बाय तो होने नहीं वाले. IPL विनिंग कैप्टन, आई थिंक उनके पीछे DC जैसी टीम्स तो पढ़ने वाली है ना, कि DC तो हाथ धो के पढ़ने वाली है, बात हो चुकी है. और फिर इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा केकेआर के लिए वापस भी लाना. हाँ, तो वो बेसिकली पैसों की कमी आएगी वहां पर भी. एंड सो फॉर दैट रीजन आपको शायद मार्करम की तरफ देखना पड़ेगा. तो अगर हम लोग ये चारों बैटल से बात करें, 4 लोग निकल के आ रहे हैं, फिल सॉल्ट, एडन मार्करम, नीतीश राणा और KL राहुल. अब इन 4 में से अगर हमें अपना कप्तान चूज करना हो, मैं सबसे पहले फिल सॉल्ट को एलिमिनेट करूंगा सैडली, जस्ट बिकॉज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का मुझे भरोसा नहीं है. मुझे एक ऐसा कप्तान नहीं चाहिए जो कि टीम को सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में आके छोड़ के चला जाए क्योंकि उनकी कंट्री के बोर्ड ने बुला लिया. बाय द वे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंग्लिश बोर्ड बुला रही, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपनी कंट्री का क्रिकेट प्रायोरिटाइज कर रहे हैं IPL के ऊपर, सही बात है वो. बट अगर हम लोग फ्रेंचाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, इट इज़ नॉट अ गुड साइड. स्टेबिलिटी चाहिए होती है लीडरशिप में. तो फिल सॉल्ट फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि कप्तान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो किसी भी और कंट्री के होते हैं ना, अगर वो ऑस्ट्रेलियन भी होते तो बना जाता कप्तान.
जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश हैं और कभी भी कोई भरोसा नहीं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कब उनको बुला ले, तो टीम में हम क्या करेंगे? बार बार वो वाइस कैप्टन और कैप्टन के बीच में म्यूजिकल चेयर चल रही है। इट इज़ नेवर अ सेफ ऑप्शन। आप किसी इंग्लैंड प्लेयर को टीम में भी लेते हो तब भी आपको ये लगता है कि यार ये कहीं छोड़ के ना चला जाए एकदम एंड मोमेंट पे। विच इज वाई मुझे लगता है कि जॉस बटलर भी जिस भी टीम में जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं, कप्तान ना बनाया जाए। हाँ या एंड दैट इज वाई आई थिंक, मैं तो सिर्फ प्लेयर के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे तो आप कैप्टन बनाने की बात कर रहे हो। अगर आपका कैप्टन ही छोड़ के चला जाएगा सेमीफाइनल से पहले तो फिर टीम पे क्या फिट पड़ेगा उस चीज़ का। इनफैक्ट एग्जैक्टली मैं फैन से ही बोलूंगा, तुम याद करो जब पिछली बार प्लेऑफ्स के टाइम पे चले गए थे फिल सॉल्ट और गुरबाज आ रहे थे डायरेक्टली प्लेऑफ्स में, सबकी सांसें अटकी हुई थी उस टाइम पे कि कैसे खेलेगी केकेआर। वो तो मिचेल स्टार्क ने इतनी जल्दी सबको आउट कर दिया कि टारगेट ही नहीं था दोनों मैचेस में कोई प्लेऑफ और फाइनल में। तो जब एज अ प्लेयर आपकी सांसें अटकी हुई थी, जस्ट इमेजिन एज अ कैप्टन कितना इफेक्ट पड़ेगा। सिंपली फॉर दैट रीजन आई थिंक फिल सॉल्ट नहीं हो सकते यहाँ पर, विच लीव्स अस विथ 3 ऑप्शंस। यहाँ से मैं नीतीश राणा को एलिमिनेट करूंगा। आई थिंक केएल राहुल अगर हैं और नीतीश राणा और उन दोनों के बीच में चॉइस आ रही है एज अ कैप्टन, तो मैं तो कहूंगा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करके केएल राहुल को एज अ कैप्टन। आई थिंक बहुत ईजी है क्योंकि बाकी दोनों जो बचे मार्करम और केएल राहुल वो दोनों एक्सपीरियंस है कैप्टनसी के अंदर, एंड नीतीश राणा इज नॉट दैट एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स वो वाइस कैप्टन है, ऑफ कोर्स एक सीजन उन्होंने कैप्टनसी भी करी है, बट ही इज नॉट अ प्रूवन कैप्टन किसी भी सेंस में। ऑल्सो पता है लोग ये भी आर्गुमेंट बनाएंगे कि केएल राहुल भी प्रूवन कैप्टन है नहीं, मतलब एटलीस्ट वो उनको प्लेऑफ्स तो लेके गए हैं। नीतीश राणा प्लेऑफ भी लेके नहीं गए थे उस टाइम पे, तो ही इज द बेटर कैप्टन, मोर पेडिग्री, प्लस इंडियन सीन में भी हैं। हाँ, तो एंड इसका मतलब ये नहीं कि केएल राहुल को ले लियो तो नीतीश राणा को एज अ प्लेयर वापस ना लेके आओ। बाय द वे मैं सिर्फ कप्तानी की बात कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी हम वहां से बना रहे हैं। तो हम केएल राहुल के पास जा रहे हैं। अगर मार्करम और केएल राहुल आते हैं, आई थिंक यहाँ पे दोनों के लिए बहुत अच्छा केस बनता है। तुम्हारा क्या चॉइस है? आई थिंक आई वुड पिक केएल राहुल। मैं मार्करम को चूज करूंगा। व्हाई? क्योंकि मुझे लगता है कि केएल राहुल एज अ प्लेयर इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एंड मार्करम एक चीपर ऑप्शन है। बीइंग अ साउथ अफ्रीकन मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होने वाला है उनका रुकने का। प्लस हमें एनीवे एक फॉरेन बैटर तो चाहिए ही चाहिए टॉप ऑर्डर में। तो हमारे पास फॉरेन स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो वो प्लेइंग लेन में आ सकते हैं विदाउट हैम्परिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम। बॉलिंग भी करते हैं ऊपर आकर, तो काफ़ी ज़्यादा हमें ऑप्शंस वैरायटी मिल जाएगी। हाँ, एक बस ड्रॉबैक है उनके चलते, अब हमें विकेट कीपर एक अलग से लेना पड़ेगा, और वो प्रेफरेबली एक ओपनर हो सकता है। तो अगर आप फिल सॉल्ट को लेते हो तो आप एक बॉलिंग पे आपको एक ऑल इंडियन पेस अटैक खिलाना पड़ेगा। बाय द वे मार्करम वाली चीज़ को मैं बैक करने के लिए अभी एक और रूमर आया, उसको मैं रिलेट करूंगा और आपको थोड़ा सेंस लगेगा इस बात का। तो अगर आप फिल सॉल्ट को लेते हो और मार्करम कैप्टन है, तो फिर आपको एक ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप खिलानी पड़ेगी, जिसमें सिर्फ नारायण और रसल हमारे फॉरेन बॉलर्स हैं। बट जस्ट लुक एट द बैटिंग ऑर्डर। ये बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है। मैं केएल राहुल प्रॉब्ली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई नो मार्करम की भी कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है, प्लस एक ऑलराउंडिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। बट एक जो विकेट कीपर ओपनर की तरफ देख रही थी केकेआर, वो सारी चीज़ एक ही बंदे से सॉल्व हो जाएगी। इंडियन भी है, विकेट कीपर भी है, कैप्टनसी भी कर सकता है। क्यों ना भाई, प्रॉब्लम क्या है इसमें? ही कैन बी द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज एज वेल। हर तरफ से KKR has never depended on a particular face for they need one though. I think वो रिंकू को बना देंगे। अभी तक उन्होंने नहीं करा does not mean कि आगे भी नहीं करेंगे। यार मुझे लगता है never prioritize that over on field results। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी से आरसीबी की रही है, तो ऑन फील्ड रिजल्ट्स नहीं आते। नहीं तो मार्करम, लाइक इफ वी लुक एट इट, मार्करम लास्ट सीजन कितना खेला था एसआरएच? बहुत कम, which is why he will not be going back to SRH। हाँ, एंड मतलब अगर उसको इतनी भी प्रायोरिटाइज नहीं करा गया एज अ प्लेयर कि आप उसको खिला भी सकते हो सेटअप के अंदर, जो कि मैं ब्लेम नहीं करूंगा एसआरएच का, क्योंकि वो तब भी फाइनल में पहुंच गया, काफी अच्छा खेलते हुए पहुंचे। बट क्लियरली उसकी भी जो वो T20 कैलिबर वाली जो क्वालिटी कहते हैं, इवन बैटिंग में बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है वो, कि वो एकदम ही गेम ही पलट के दे देगा आपको। But he is more explosive than KL राहुल। मतलब लास्ट सीजन के हिसाब से तो यस, नहीं वैसे भी आप कह सकते हो उस चीज को, बट मतलब आई जनरली थिंक कि केएल राहुल की रिसर्जेंस हो सकती है इफ ही गोस टू एनी अदर क्लब। देखो भाई, ये रिसर्जेंस का हेडेक मुझे नहीं लेना। सिंपल सी बात तो ये है, रिसर्जेंस हो सकती है, भगवान करे हो इंडियन टीम के लिए भी, बट वो यूजिंग केकेआर एज अ प्लेटफॉर्म की मेरा रिसर्जेंस हो जाए, वो भी फेयर आर्गुमेंट नहीं है फ्रेंचाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। करोड़ों लगे हुए हैं यहाँ पे एट स्टेक। तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिससे मुझे पता है कि हाँ ये इतना दे सकता है, शायद सीलिंग उतनी हाई नहीं हो, लेकिन मुझे पता है क्या देगा। वो मार्करम एग्जैक्टली वही बंदा है। विकेट कीपर, ओपनर या मिडिल ऑर्डर में बहुत ऑप्शंस वैसे भी हैं, एंड आई थिंक लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास मेकशिफ्ट ओपनर्स वैसे भी बहुत सारे हैं।
नीतीश राणा टॉप ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं, वेंकटेश अय्यर ओपनिंग कर सकते हैं, नारायण एक ओपनर ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड है। केकेआर की रिटेंशन की सबसे अच्छी बात यही है कि इन्होंने ऑलराउंडर्स बहुत सारे रोक रखे हैं, तो वो दोनों चीजें कर रहे हैं ऑलमोस्ट। बॉलिंग तो ऑलमोस्ट पूरी सॉर्टेड ही है, 16 ओवर्स ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो बॉलिंग में मैं ये भी कहूंगा कि हम लोग बैटिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। बॉलिंग मोर और लेस हमारी सॉर्टेड ही है। तो मार्करम इज नॉट दैट बैड ऑफ एन ऑप्शन। क्या पता ईशान किशन अगर सस्ते में मिल रहे हो एज एन ओपनर, व्हाई वुड यू वांट टू रिजेक्ट दैट इंडियन विकेट कीपर? क्योंकि पता है लोग ईशान किशन का भी, मुझे नहीं लगता बहुत महंगे जाएंगे इस साल ईशान किशन। जब ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे बंदे ऑलरेडी हैं सेम प्रोफाइल के, और वो कप्तानी भी ऑफर करते हैं, और सब लोग ऑलरेडी पैसा खर्च चुके होंगे उसके ऊपर। प्राइमरीली 2 टीम्स, आरसीबी एंड पंजाब, जो कि टॉप पे आती है इन पैसों के मामले में। बाकी सारी टीम्स के पास तो 40-50 करोड़ ही हैं, कितने खर्च कर देंगे ईशान किशन पे? तो देयर इज स्कोप, एंड केकेआर इज नोन टू बी दैट टीम जो कि मेगा ऑक्शन में 2-3 प्लेयर्स पे मेजोरिटी पैसा खर्च करते हैं और फिर उनके अराउंड एक सस्ते प्लेयर से टीम बिल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है मार्करम कुड बी अ वायबल ऑप्शन फॉर मी। कैप्टन अगर हो रहा है, अगर श्रेयस अय्यर नहीं आते हैं तो परहैप्स लुक एट मार्करम। ऋषभ पंत आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कि मार्करम इज अ मोर क्रेडिबल कैप्टन ऋषभ पंत, ऑफ कोर्स। हाँ आई थिंक है, बट आई थिंक ओवरऑल पैकेज ऋषभ पंत का बेटर है। बट यहाँ से जो नेक्स्ट रूमर्स आ रहे हैं थोड़े से टारगेट प्लेयर्स को लेकर, उसकी बात कर लेते हैं। मोहम्मद शमी की बात आ रही है कि अगर वो अवेलेबल होंगे ऑक्शन पे तो केकेआर वांट्स टू गो आफ्टर मोहम्मद शमी, एंड इनफैक्ट साथ ही साथ अर्शदीप सिंह की बात आ रही है। उनका, मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी उसमें ऐसा था कि उनका एक वो लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए ही चाहिए। हाँ, और वो सही बात भी है, होना चाहिए प्लस, एंड दैट इज व्हाई वो लेफ्ट आर्म पेसर वाली प्रोफाइल भरने के लिए वो लोग ट्रेंट बोल्ट की तरफ देख रहे हैं और अर्शदीप सिंह की तरफ देख रहे हैं। देखो ट्रेंट बोल्ट तो मुझे नहीं लगता था सस्ते में आएंगे। हाँ। तो मैं इतने सपने नहीं, अर्शदीप सिंह से सस्ते आ सकते हैं भाई। आप बिल्कुल आ सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अर्शदीप सिंह भी मुझे नहीं लगता कि इतना होने वाला है। बट मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। पहली बात तो शमी की बात है। हमने ना ये जो पिछले हफ्ते मंडे को मिस्टर शशांक के शो के साथ जो पॉडकास्ट किया था ESPN से जो आए थे, उन्होंने ये, हमने जब डिस्कस करा था वो रिटेंशंस और स्ट्रैटेजी सबकी, तो एक थीम निकला था पॉडकास्ट का कि इट कुड बी अ होम कमिंग ऑक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, आजकल ये इंटरनेट पे भी काफी सरफेस कर रहा है पिछले एक हफ्ते से। तो मुझे लगता है पर्सनली जो शमी का जो रूमर है ये इसी नैरेटिव पे बेस्ड है। तो मैं तो नहीं मानता कि ये बहुत ज़्यादा सच होने वाला है, क्योंकि शमी पहले केकेआर से खेल चुके हैं तो उनकी होम कमिंग करवानी है। तो आजकल हम लोग अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे रूमर्स इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं कि होम कमिंग हो जाए सबकी। तो डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू सी। एक जो काउंटर लॉजिक हो सकता है वो ये है कि केकेआर वांट्स टू बिल्ड एन ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि दे वांट अ फॉरेन कैप्टन, परहैप्स मार्करम या बटलर या जो भी, फिल सॉल्ट, एंड एक और फॉरेन बैटर उनको चाहिए होगा टॉप ऑर्डर में, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स बहुत महंगे जाने वाले हैं इस बार। तो वो कह रहे हैं कि हर्षित राणा को इतना एक्सपीरियंस अब हो गया 1 साल का, रसल हमारे बहुत एक्सपीरियंस डेथ बॉलर हैं ही ऑलरेडी, नारायण वरुण चक्रवर्ती तो अभी आप देख रहे हो कितने टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। तो हम लोग वी कैन डू अवे विद द इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन बॉलर ऑल्सो। शमी आएंगे तो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आ भी जाएगा वैसे भी। तो एक ऑल इंडियन पेस अटैक बनाकर हम लोग फोकस अपना बैटिंग पे शिफ्ट करें इस साल, श्रेयस अय्यर की कमी को पूरा करने के लिए। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी है भी, तो दिस कुड वर्क इन देयर फेवर, क्योंकि शामी जो है वो इन माय ओपिनियन आई थिंक शायद सस्ते में मिल सकते हैं। मुझे भी लगता है कि बहुत ज्यादा महंगे नहीं होंगे, मुझे पता समझ में नहीं आ रहा लोग क्यों करें। प्लस पता आई एम नॉट इवन श्योर अगर जाना चाहिए कि नहीं। मैं भी कहने वाला था, बट स्टिल वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स ओवर हिज करियर एंड कैसे वो आगे प्रोग्रेस करेंगे, कितने रिजर्व्ड रहेंगे अपने बॉलिंग में। तो क्या केकेआर को जाना चाहिए भी उनके पीछे, क्योंकि केकेआर इज नॉट नोन फॉर दिस कि वो ऐसे प्लेयर्स के पीछे जाएं। नो डिसरिस्पेक्ट, बट वही पॉइंट है ना कि अभी आप इंजरी से वापस आ रहे हो। पिछले कितने 1 साल से तो वो खेले ही नहीं है, वर्ल्ड कप के बाद से खेले ही नहीं है वो। तो क्या आप ऐसे प्लेयर पे बैंक करना चाहते हो इन द मेगा ऑक्शन व्हेन यू नो कि आपको नहीं पता कि कैसे परफॉर्म करके देंगे? मुश्किल है अभी। तो मुझे लगता नहीं केकेआर जाएगी भी उनके पीछे। ठीक है, और एनी अदर न्यूज़ फॉर केकेआर दैट यू हैव? लेफ्ट आर्म पेसर का था मेरा, एंड वही मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो आई थिंक अभी तो फिलहाल हमारे पास यही है। नेक्स्ट मंडे तक आई एम श्योर कि और भी काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी। फिर तो मेगा ऑक्शन हो ही जाएगा, तो फिर उसको एनालाइज करेंगे बैठ के। बट अभी सीएसके के ऊपर चलते हैं। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनके सीईओ ने दे दिया है कि ऑफकोर्स वी वॉन्ट टू बाय ऋषभ पंत, बट हमें ये भी पता है कि हमारी लिमिटेशन ये है, हमारे पास पैसा ज़्यादा बचा नहीं है, एंड ऑक्शन में 2-3 ऐसी टीम हैं जिनके पास अंधा पैसा है इस वक्त। तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, पैसा बोलता है, शायद हम नहीं ले पाएंगे, एंड वी नो दैट।
उसने बोला विल स्टिल ट्राई एंड ऑब्वियसली करेंगे तो करेंगे ही, सब लोग करने, सारी टीम्स करने वाली हैं, बट बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि बहुत सारी टीम्स के पास बहुत पैसा है इस टाइम पे। सीएसके के पास सिर्फ 55 करोड़ बचे हैं। अब 55 करोड़ में से अगर आप 20-25 करोड़ ऋषभ पंत में लगा दोगे तो फिर बाकी टीम कैसे बनाओगे? ऑल्दो पता ये भी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट मुझे लगता है ये होगा। ये 40, 45, 50 करोड़ वाली टीम्स भी 20-25 करोड़ खर्च करने को तैयार होंगी एक प्लेयर पे, एंड बाकी सारे प्लेयर सस्ते मिल जाएंगे। मुझे लगता है ना इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं ऑक्शन के प्राइसेस को। मुझे लगता नहीं इतने ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। वो 1-2 मार्की साइनिंग्स पे बढ़ेंगे फॉर श्योर, रिकॉर्ड टूटेगा टॉप उसका, बट जो एक एवरेज प्राइसिंग होगी ना सबकी, वो मुझे लगता नहीं इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट होने वाली है। आधी टीमों के पास तो 50 करोड़ के आसपास ही बचा है, तो सबका सेम हाल है अभी। एंड जो मेन टीम्स है, अगर वो भी 2-3 मार्की प्लेयर्स खरीद लेंगे महंगे, तो उनके पास भी फिर बाकी प्लेयर बनाने के लिए उतनी पैसे बचेंगे। तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला है। मेन बात ये उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं उनको वापस खरीदने की। अपेरेंटली उनकी पहली बात मीटिंग जो हुई थी वो धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और ऑब्वियसली सीईओ, इन तीनों के बीच में हुई थी। और इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे कि हमारी धोनी से कोई बात नहीं है, वो लास्ट डे पे आके हमें बताएंगे। तब जाके उनकी रिटेंशंस डिसाइड हुई थी प्रॉपर, उसके बाद ये बोला गया था। बाय द वे वो जो बोला था वो भी सीईओ नहीं बोला था कि हमारी बात नहीं हुई अभी तक, तो वही अब आके उल्टी चीज बोल रहे हैं इस टाइम पे। तो थोड़ा सा वियर्ड तो था, बस इट जस्ट शोज कि एमएस धोनी अभी भी कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है फ्रेंचाइज के अंदर। एमएस धोनी से रिलेटेड भी अंबाती रायडू ने पूछा था। अंबाती रायडू बाय द वे कंडक्ट कर रहे थे इंटरव्यू। इट वाज अ टेरेबल इंटरव्यू बाय द वे। देखने भाई मतलब लग रहा था अंबाती रायडू स्टारस्ट्रक है देखने में, ऐसा लग रहा था। ऐसे चुपचाप ऐसे करके बैठे हुए थे और बस सीधे देखते हुए ऐसी बात कर रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे आवाज़ भी आ रही थी उनकी। बहुत बोरिंग इंटरव्यू था। बट उनने ऐसा भी कहा था कि क्या हमें सीएसके में इस बार धोनी भाई का फेयरवेल देखने को मिल सकता है। तो उनने कहा था कि धोनी भाई मतलब धोनी ऑब्वियसली बताते हैं हर सीजन के एंड में एंड हर ऑक्शन से पहले कि वो क्या चाहते हैं आगे के लिए, बट उनको जब तक मन है वो तब तक यहाँ पे खेलेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। आई थिंक ये भी लास्ट सीजन नहीं होने वाला। हाँ, आई डोंट थिंक सो। जब उनने बोल दिया ईयर्स है, प्लस जो मेगा ऑक्शन की स्ट्रैटेजी, आई थिंक धोनी भी इस बात को समझते हैं कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो फिर मुझे एटलीस्ट 2-3 साल देने पड़ेंगे। दिए तो करो फिर। उनकी तरफ से भी वाला हैट्स ऑफ टू दैट गाय, अगर वो ऐसा कर रहे हैं फिर 2-3 साल एक्स्ट्रा करने को रेडी है। तो आई थिंक धोनी का भी फेयरवेल ईयर नहीं होने वाला। बट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट ऋषभ पंत, इसका मतलब है जो सुरेश रैना ने उस टाइम पे बोला था, क्या वो सही था या फिर ये सही है, कुछ एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक सुरेश रैना या फिर किसी के भी बोलने से कुछ नहीं होता। अगर वो अग्रीमेंट आप पैसों के मामले में ही करोगे, अगर ऑक्शन में किसी ने बिड उठा दी ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। द पॉइंट इज, आई थिंक ये जो बातें होती हैं फ्रेंचाइजीज के बीच में, जैसे डीसी और शेयर के बीच में बात हुई है, तो इनके बीच में अग्रीमेंट ऐसी हुई होगी कि आपकी कितनी भी प्राइस आगे जाए हम लोग उठा देंगे, और वो सीएसके अफोर्ड नहीं कर सकती। वो सीएसके अफोर्ड नहीं कर सकती। भाई इट डिपेंड्स, क्या पता सीएसके की कुछ हो बात ऋषभ पंत से, हमें पता नहीं है ना, क्या पता फिर वो रेडी हो कि हम बाकी प्लेयर्स बहुत सस्ते में ले लेंगे। ऑल्दो आई थिंक ये थोड़ी सी घाटे का सौदा है वैसे इनके लिए। दिस वॉज द ओनली चांस फॉर देम टू हैव अ टॉप टियर टॉप नेम रिप्लेसमेंट फॉर धोनी इन द नेक्स्ट 10 years। क्या अगले ऑक्शन साइकिल तक ऋषभ पंत इतने नाखुश होंगे अपनी नई टीम से कि वो फिर से ऑक्शन में आना चाहें? क्या पता रिटेन हो जाए। और उसके बाद मतलब 6 साल तो हो ही गए, 2 ऑक्शन साइकिल, तब तक वो 30s में आ चुके होंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा पुअर प्लानिंग रही है सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट इसको मैं और बताता हूँ आपको, जो इन्होंने कहा कि प्लेयर्स अपने जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं उनको बाय बैक करना हमारी प्रायोरिटी है, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मेन इशू क्या है, जितने भी विकेट कीपर्स हैं अवेलेबल वो सारे महंगे हैं इस बार, कोई बहुत ज़्यादा सस्ता आने नहीं वाला। वन ऑप्शन आई फील जिस पे आप शायद थोड़ा पैसा खर्च कर दो, केएल राहुल तो मुझे लगता है कि आरसीबी के साइड पर ही ज़्यादा अभी है इस वक्त। ऋषभ पंत आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और जो कोई वायबल इंडियन विकेट कीपर ऑप्शन है वो आप परहैप्स ईशान किशन की तरफ देख सकते हो, अगर वो उतने प्राइस पे मिल जाए तो। ऑल्दो वो भी फिर एज एन ओपनर आएंगे, और धोनी है लोअर ऑर्डर के बैटर आज के टाइम पे, तो आप कैसे एडजस्ट करोगे बैटिंग ऑर्डर? ही इज नॉट अ मैच टू मैच रिप्लेसमेंट। सेकेंडली, अगर ईशान किशन बाय चांस नहीं आप अफोर्ड कर पाते क्योंकि आपकी प्रायोरिटी है आपके करंट प्लेयर्स को खरीदना, जो कि बाय द वे सीएसके के जो प्लेयर्स हैं वो सस्ते में नहीं आएंगे भाई, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं सारे। तो दैट मीन्स कि आपका जो फिर आरटीएम है वो मोस्ट लाइकली आप कॉन्वे के लिए यूज करोगे, क्योंकि और तो कोई कीपर है नहीं। एंड ऐसे रिपोर्ट्स में कि कॉन्वे बहुत पसंद है वहाँ पे सीएसके को, तो फिर आप रचिन रविंद्रन को क्या करने वाले हो? फिर आप उस पर आरटीएम यूज नहीं करोगे, मतलब आप थीक्षाना जैसे प्लेयर पे आरटीएम यूज नहीं करोगे। तो अब कॉन्वे को आपने बेसिकली काइंड ऑफ फिक्स नहीं कर दिया एज एन आरटीएम कि यही हमारा आरटीएम होने वाला है,
क्योंकि गारंटी तो तभी मिलेगी, वरना तो नहीं होगा कुछ। एंड आई थिंक ये देख के आपको वही लगता है कि ये स्ट्रैटेजी भी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि धोनी को रुकना पड़ा था। वही दैट इज व्हाई आई सेड पहले भी कि धोनी रुक तो रहे हैं, आपने चाहे कैसे भी रूल्स बेंड कर दिए हो, बट कहीं ना कहीं वो हार्म करेगी आपकी फ्रेंचाइज को, क्योंकि आपकी प्लानिंग उसके अराउंड होगी। प्लस वैसे आई थिंक ऋषभ पंत वाला भी अगर हम लोग पॉइंट लेके चले तो ही इज ऑल्सो नॉट अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर धोनी, वो भी ऊपर ही खेलने वाले हैं मेरे ख्याल से। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ क्लोजेस्ट टू हिम इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू। कॉनवे कल को विकेट कीपर होंगे तो कॉनवे को उतना पुल है ही नहीं भाई, उसका 1% भी नहीं है। एंड कॉनवे खुद कौन से कोई बहुत ही माने जाने कीपर है, लाइक पंत इज अ स्पेशलिस्ट कीपर एटलीस्ट। कॉनवे कैन डू अवे विद नॉट कीपिंग आल्सो। आई थिंक ईशान किशन एक काफी अच्छा ऑप्शन है इस टाइम पे सीएसके के लिए। आई नो वो ब्रांड वैल्यू उन सब में करियर रिवाइव करना है, प्लस इधर वे आई डोंट थिंक अब वो कैप्टेंसी की तरफ देखने वाले हैं। पर अगर आप ईशान किशन को ले रहे हो तो अब रचिन रविंद्र को कहाँ खिलाओगे फिर? अभी पिछले साल तो ओपनिंग करी थी, गायकवाड को तो ओपनिंग ही करनी है। इस टाइम पर रचिन रविंद्र को लेना चाहिए, ईशान किशन को लेना चाहिए? अब वही बात है ना, आपकी मजबूरी है कि आपको कीपर लेना है, बट आइडियली आई थिंक रचिन रविंद्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। जडेजा का रिप्लेसमेंट भी बन सकता है बंदा यार, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन करता है, लेफ्टी बैटिंग करता है, एक्सप्लोसिव है, टॉप द ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है। अगर वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो फिर शिवम दुबे वो कहाँ बैटिंग करेंगे? वो तो नंबर 3 पर ही बैटिंग करने को तैयार होते हैं। तो हर किसी का ऑर्डर फिर शफल होगा, डैरन मिचेल कहाँ बैटिंग करेंगे फिर? तो इसके चलते हुए मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी प्लानिंग ना हैम्पर हो गई है। आपका जो विकेट कीपिंग का जो प्रॉब्लम है ना, उसके चक्कर में कोई ना कोई और आपका टारगेट सैक्रिफाइस होगा ही होगा। अगर सीएसके फिर भी ये सब पुल ऑफ कर लेती है तो हैट्स ऑफ। मेन इशू इज अगर वो सेम टीम भी गैदर कर लें जो कि लास्ट सीजन थी उनकी, क्या तब भी वो जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहे हैं? आई डोंट थिंक एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी आप कह रहे हो कि कॉनवे का फिर रहेगा। हाँ, आई थिंक जो ये प्रॉब्लम एड्रेस करने वाली बात है, ये प्रॉब्लम हमें सीधा नेक्स्ट ऑक्शन में ही दिखेगा 3 साल बाद एमएस धोनी के रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। उसके बाद ही दे लुक फॉरवर्ड कि भाई अब अर्जेंसी है, अब हमें कोई ना कोई लेना ही पड़ेगा। तब प्रॉब्लम वो पैसा खर्च करने को रेडी होंगे किसी प्लेयर पे। बट यहाँ पे एक और प्लेयर की बात होगी, और ये केकेआर के प्लेयर होने वाले जिनको अपेरेंटली ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि एज अ टारगेट प्लेयर सीएसके मॉनिटर कर रही है, वो है नीतीश राणा। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि नीतीश राणा के ऊपर काफ़ी टाइम से सीएसके ने नज़र रखी हुई है, काफ़ी सालों से। एंड एक वो मिडिल ऑर्डर प्रूवन पेडिग्री वाले बैटर हैं, सीएसके को पसंद होते हैं ऐसे एक्सपीरियंस बैटर, उनका करियर रिवाइव भी करना होता है। आई थिंक लॉजिकली अगर सोचा जाए तो सेंस तो बनता है थोड़ा बहुत वहाँ पर, क्योंकि आपने देखा थोड़ी सी फायर पावर उनकी कम भी हुई है जब से जडेजा का फॉर्म थोड़ा ख़राब हुआ है। अगर रचिन रविंद्र वापस नहीं आते तो फिर आपको कोई एक्सप्लोसिव लेफ्ट हैंडर चाहिए होगा मिडिल ऑर्डर में अलॉन्ग साइड शिवम दुबे। डैरन मिचेल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं, क्योंकि अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, अगर कॉनवे को आपको आरटीएम यूज़ करना ही करना है तो वो ओपनिंग ही कर सकते हैं। तो आप ईशान किशन को कैसे लोगे फिर तो सेंस ही नहीं है ना। ईशान किशन को भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करानी है, दुबे को भी करानी है, रचिन रविंद्र को भी करानी है, डैरन मिचेल को भी करानी है, सब नहीं आ सकते, कोई ना कोई सैक्रिफाइस होगा ही होगा। तो ऐसे में अगर आप फिर ईशान किशन की तरफ नहीं देख रहे हो क्योंकि आपको कॉनवे एज अ विकेट कीपर ओपनर ऑलरेडी आपने ले लिया है, तो शायद नीतीश राणा इन द मिडिल ऑर्डर कुड नॉट बी अ बैड ऑप्शन। नीतीश राणा भी क्या उतने एक्सप्लोसिव हैं कि भाई तोड़ के रख देंगे? इज ही एन आइडियल T20 प्लेयर, मिडिल ऑर्डर प्लेयर? आई थिंक ही हैज़ रीस्ट्रक्चर्ड हिज गेम। हमने लास्ट सीजन भी देखा था कैसे वो ट्राई तो पूरा कर रहे थे बट कई बार रिवर्स स्वीप मार के आउट हो जा रहे थे, बहुत ही है ना, याद है ना तुम्हें? तो वो इंटेंट पूरा है। एंड सीएसके वन ऑफ दोज ब्लेस्ड टीम्स है जिनके पास डेप्थ बहुत ज़्यादा है बैटिंग की, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होंगे, तो कोई हार्म भी नहीं है खरीदने में। बॉलिंग भी कर सकते हैं, अपना चेपॉक में थोड़ी ऑस्पिन मिल जाए, क्या बुरा है भाई। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, एक एक्सपीरियंस्ड आईपीएल प्लेयर है। आई थिंक उसके चलते हुए इट कुड बी अ गुड टारगेट। क्या वो जाएंगे नीतीश राणा के पीछे कि नहीं? मेरे हिसाब से उनको पहले अपने करंट प्लेयर्स के पीछे जाना चाहिए, वो बेहतर एक स्ट्रैटेजी रहेगी। बट आई थिंक यहाँ से जो हमारी लास्ट 2 टीम्स होने वाली हैं और इन दोनों की बातें मिलकर होंगी, आरसीबी और पंजाब, इनके आपस में क्या चल रहा है? क्योंकि सारे जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है इनकी, जो सारे टारगेट प्लेयर रूमर्स निकल के आ रहे हैं, वो इनके आपस में इंटरलिंक्ड होने वाले हैं। अब वो कैसे, मैं ज़रा बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, पंत का ये निकल के आया है कि दे ओनली हैव 2 कैंडिडेट्स। ठीक है, देयर आर जस्ट 2 कैंडिडेट्स जो कि पंत को ले सकते हैं। आरसीबी है और पंजाब किंग्स है। नेचुरली इन दोनों के सबसे पैसा है, पैसा भी है। इस रूमर के पीछे का यही लॉजिक है। बहुत ईजी है इस रूमर को बस्ट करना, क्योंकि वो दो के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तो वो आराम से सबसे ज़्यादा इनके पीछे ही जाएंगे। डिविलियर्स ने कहा पर्सनली कि मुझे तो नहीं लग रहा कि आने वाले ऋषभ पंत,
क्योंकि पंजाब का जो अमाउंट ऑफ पर्स दैट दे हैव प्लस जो रिकी पॉन्टिंग की एसोसिएशन रही है ऋषभ पंत से, नंबर 1 टारगेट उनका ऋषभ पंत ही होंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि ऋषभ पंत पंजाब जा रहे हैं। सेम, मैं सरप्राइज होऊंगा कहीं और जाते। मुझे भी लगता है, ऑल ऐसे रिपोर्ट्स आई थी कि ऋषभ पंत की जो आसपास की जो उसको एंटोराज है, जो फैमिली मेंबर्स है, वो चाहते ही नहीं है ये कि वो पंजाब जाए, बिकॉज उन्हें फ्रेंचाइज वैसी पसंद नहीं लगती, एंड सो वो चाहते किसी और फ्रेंचाइज में जाए। बट आई थिंक वही है कि अगर रिकी पॉन्टिंग से अच्छी बनती है, एंड इस टाइम पे वहां का बॉस रिकी पॉन्टिंग ही है, प्लस हु नोज भाई, अगर एक ऋषभ पंत जैसा आदमी, आई होप पंजाब इस चीज को मिसअप नहीं करती और इस चीज को तो रिकग्नाइज कर सकती है कि ऋषभ पंत जैसी ब्रांड वैल्यू जैसी लेके आएगा, प्लस अभी T20 सेटअप का पार्ट भी है, तो इसको तो नहीं जाने देना चाहिए। तो उसको रिटेन करने का वो सोचेंगे आगे जाके। मेरे हिसाब से भी ऋषभ पंत का कहीं भी और जाना, देखो सेंस तो हर जगह बनता है, द अमाउंट ऑफ वैल्यू ही ब्रिंग्स, बट पैसों के मामले में अगर बात करें, ऑक्शन के डायनामिक्स के हिसाब से बात करें, पंजाबी एक ऐसी वो टीम है जो कि ऋषभ पंत चाहे ऑक्शन के स्टार्टिंग में है चाहे एंड में है, वो एक ब्लाइंड बिड मार सकती है ऋषभ पंत के लिए। प्लस वही जो एसोसिएशंस रहे हैं पॉन्टिंग के साथ, मुझे लगता है कि ये तो ऑलमोस्ट डन ही है, पंजाब ही जा रहे हैं ऋषभ पंत। बट इसके चलते हुए अब अगर हम लोग आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रैटेजी पे थोड़ा फोकस करें, उनको भी कप्तान चाहिए एक। अगर हमने ऋषभ पंत को पंजाब पे एलोकेट कर दिया, एंड बाय द वे जब टीम्स ऑक्शन स्ट्रैटेजी बना रही होती हैं तो वो ऐसी सोच रही होती हैं, रूल ऑफ एलिमिनेशन यूज हो रहा होता है कि इस प्लेयर को हमने इधर एलोकेट कर दिया, अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इसको इधर एलोकेट कर दिया, अब हम किसको टारगेट कर सकते हैं। तो अगर हमने पंत को पंजाब की तरफ एलोकेट कर दिया है, दिस मीन्स बाकी सारी जो टीम है, वो जो एक अदर ऑप्शन जो है टॉप इंडियन विकेट कीपर कैप्टन का, वो सिर्फ केएल राहुल ही है, वो सारे शायद फिर सिर्फ केएल राहुल को टारगेट कर रहे होंगे। तो शायद आरसीबी के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड परचेज हो ना केएल राहुल, जितने रूमर्स आ रहे हैं, शायद उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़े फिर केएल राहुल को लाने के लिए। आई थिंक गिवन द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव, ये कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, बट क्या वर्थ इट है? वर्थ इट है। प्लस आई थिंक वही ना, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक एक्सटर्नल प्रेशर भी है उनके ऊपर कि आपको ऐसा प्लेयर लेके आना है। तो अगर वो चीज़ एक्चुअली ट्रू है तो रिगार्डलेस चाहे कितना भी पैसा लगे वो जाने ही वाले उनके पीछे। बट इसके साथ एक और जो कैच है, और यहाँ पे हम लोग आरसीबी की कप्तानी को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, फैफ डु प्लेसी को वापस लाने का मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता। हाँ। आपके पास कैमरून ग्रीन, विल जैक्स, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, मैक्सवेल, अगर आप चाहो तो कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप आरटीएम यूज कर सकते हो। तो आप फैफ डु प्लेसी के ऊपर आरटीएम क्यों वेस्ट करोगे? फॉर मी दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। तो या तो आप कप्तान केएल राहुल को लेके आओ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके, या फिर जो सेफर ऑप्शन है विराट कोहली को अभी से कप्तान बना दो। मेरे हिसाब से लॉजिकल डिसीजन वही है कि आप ऑक्शन पे ज़्यादा डिपेंड ना करो, अपनी आंखें खोल के प्रैक्टिकली सोचो, सिर्फ ब्रांड वैल्यू और वो होम कमिंग के नैरेटिव में मत फंसो कि हमें केएल राहुल को लाना ही लाना है। अगर आप विराट कोहली को कैप्टन बना देते हो, इफ़ ही इज़ विलिंग, तो फिर क्या आपको केएल राहुल को इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत है एज अ पोटेंशियल टारगेट प्लेयर कि हमें कप्तान की जरूरत है इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा केएल राहुल के लिए? इट इज नॉट नेसेसरी। आई थिंक मैं ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से भी मैं चाहता तो यही हूँ कि विराट कोहली कैप्टन बने, बट एट द सेम टाइम वो केएल राहुल वाली जो न्यूज़ है, मतलब मैं सिंपली आरसीबी को भी मैं बहुत ज़्यादा ठुकराना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि गवर्नमेंट प्रेशर है, जो भी है, आई थिंक एक हो सकता है कि उन्हें प्रेशराइज करा जाए इसके पीछे, एंड सो उन्हें रिगार्डलेस वो चाहते हो ना चाहते हो, इट डज नॉट मैटर, उन्हें जाना ही पड़ेगा उसके पीछे। अब वो चीज़ है कि अगर ये चीज़ नहीं है, जो विच कुड ऑल्सो बी ट्रू, ऐसा इक्वल चांस है कि हो सकता है ये चीज़ सच ना हो, उसके बाद अगर आप विराट कोहली को कैप्टन बना रहे हो तो फिर इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप केएल राहुल के पीछे जाओ। माइट एज वेल गो फॉर ईशान किशन, जो कि ओपनिंग भी कर सकता है, विकेट कीपर भी, इंडियन भी है, तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और T20 फॉर्मेट में केएल राहुल से बेटर प्रोवाइड करेंगे। एंड फिर अगर आपको एक कैप्टन जानना ही है तो 3 साल बाद देखो ऑक्शन में नेक्स्ट कैप्टन कौन बन सकता है। और मेन इशू पता है कि मैं जरा एक और चीज़ लेके आता हूँ, ये तो अभी हमने टैक्टिकली और स्पोर्टिंग वाइज बात कर ली, पैसों के मामले में भी क्यों सेंस नहीं बनता। देखो आपके पास 80 करोड़ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप वो एक्स्ट्रा जो मनी है ना रिजर्व में, अगर आप उसको केएल राहुल पे स्पेंड कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज गलत है। डिविलियर्स ने भी कहा कि उनको बॉलिंग लेना बनाने फोकस करना चाहिए। आपका हॉल ऑफ फेम का जो प्लेयर है भाई, अगर आपको होम कमिंग चाहिए ना, चहल इज दैट गाय, नंबर 1 आपकी लिस्ट में होना चाहिए। वो आपको सख्त जरूरत है एक स्पिनर की जो कि चिन्न स्वामी में बॉलिंग करना जानता हो। ग्रेवयार्ड है वो हर स्पिनर का, सिर्फ चहल ही एक ऐसा बंदा जो कि अच्छी बॉलिंग करता था।
मेरे हिसाब से अगर आप वो एक्स्ट्रा पैसे एलोकेट कर रहे हो केएल राहुल को, मुझे लगता है चहल भी काफी महंगे बिकेंगे। ओके, अगर आपके पास वो सिचुएशन पे आप फंस गए कि अब आप चहल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने केएल राहुल को खरीद लिया है, दैट विल बी द बिगेस्ट ऑक्शन ब्लंडर इन माय ओपिनियन। केएल राहुल, मैं ऑनेस्टली बताऊं, स्पोर्टिंग वाइज इज नॉट अ नेसेसिटी। एनीवे विराट कोहली एंड केएल राहुल ओपनिंग डज नॉट मेक सेंस टू मी। तो आप इससे अच्छा विराट कोहली को कप्तानी दो, ऐसा नहीं उनके ऊपर कोई प्रेशर आएगा, उनको पसंद है वो चीज, तो उनका भी भला है, फ्रेंचाइज का ही भला है। और फिर आप एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से केएल राहुल को इवैल्यूएट कर सकते हो कि हाँ अगर इस ब्रैकेट ऑफ मनी में आ रहे हैं, इतने सीलिंग तक पैसों में आ जा रहे हैं तो ठीक है, इससे ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं, हम बाकी ऑप्शंस को देख सकते हैं। क्या पता ईशान किशन ज्यादा सस्ते में मिल जाए भाई, मोस्ट ऑफ तो आई थिंक मिलने वाले हैं। और वो तो ओपनिंग अगर साथ में करेंगे विराट कोहली के, सेंस भी बनता है। एक एक्सप्लोसिव बंदा है, लेफ्ट हैंडर है, तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी हो गया। तो अगर विराट कोहली कप्तान है और मुझे केएल राहुल और ईशान किशन को एज अ ओपनिंग विकेट कीपर बैट्समैन इवैल्यूएट करना है T20s में, मैं तो ईशान किशन की तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक ईशान किशन ज्यादा सेंस बनाएगा एंड कोई भी ऐसा नहीं होगा। आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स है उसमें से भी कोई भी इस चीज से डिसएग्री नहीं करेगा कि ईशान, नहीं आई थिंक करेंगे केएल राहुल के लिए करेंगे भाई, काफी फैंस होंगे जो भी। आई थिंक लॉजिकल सेंस तो यही बनता है कि आप ईशान किशन की तरफ जाओ ताकि आपकी टीम डायनामिक्स भी सही बैठे, प्लस एक फ्यूचर ऑप्शन भी अच्छा मिल जाएगा आपको। एंड सो आई थिंक अगर ये लोग बॉलिंग लाइनअप पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आरसीबी कैन एक्चुअली हैव अ ग्रेट टीम, कोई डाउट ही नहीं। एक कमबैक क्या हमें होमकमिंग मिचेल स्टार्क की भी दिख सकती है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कर सकते हो इन्वेस्ट इन सब चीजों पे यार, कोई इशू नहीं है अगर आप ओवर स्पेंड ना कर दो एक स्पेसिफिक प्लेयर के ऊपर, क्योंकि आपका बस वो आपने अब सोशल मीडिया पे डाल दिया है, अब सारे रूमर्स आ चुके हैं, तो वो भी एक एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है ना कि अब हमने बोल दिया तो हमें अब लिव अप करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन से। भाई आई थिंक योर फोकस शुड बी ऑन बिल्डिंग अ ग्रेट टीम, नॉट ऑन केएल राहुल। बाय द वे इस टॉपिक को एंड करते मैं एक और चीज बोलूंगा। अभी गौतम गंभीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें से 3 चीजों पे मेन जो है आरसीबी ने पोस्ट डाली है। एक विराट कोहली रोहित शर्मा, क्योंकि ऑब्वियसली विराट कोहली इन्वॉल्व है उसके अंदर। एक गौतम गंभीर खुद, क्योंकि ऑब्वियसली टीम के कोच हैं वो। एंड लास्ट केएल राहुल थे। तो आई थिंक एक और हिंट आप सबको मिल गया होगा कि अगर वो इतना पोस्ट कर रहे हैं तो होने वाला है। बट आई थिंक देखो केएल राहुल अगर आ रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट ओवर स्पेंडिंग एंड फिर सैक्रिफाइसिंग एनी अदर टारगेट। बॉलिंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। बट यहीं से अगर पंजाब की बातें करें जो कि इसी से रिलेटेड होने वाला है, सबसे पहली बात तो पंजाब के सीईओ ने एक स्टेटमेंट दी है, तुमने सुना है? नहीं। पंजाब के सीईओ जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस साल आप लोग देखना, इस साल मेगा ऑक्शन में पंजाब सबको सरप्राइज करेगी। ओके तो भाई ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? खुद को सरप्राइज करेंगे भाई लोग। नहीं वैसे सरप्राइज तो हमेशा ही करते हैं। हाँ, ऐसे हरकतें करके शशांक सिंह को सरप्राइज कर दिया पता ही नहीं था। तो आई लव द कॉन्फिडेंस, बट पता नहीं है कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली। आई होप कुछ करते हैं यार पंजाब भी, मतलब कितना भी हम लोग बैंटर कर ले, कितना भी मजाक उड़ा ले, बट अगर इतना पैसा है, जो पूरा ऑक्शन में मिर्ची मसाला जो सब कुछ डालने है वो पंजाबी डालने वाली है। तो अगर वही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर मजा ही नहीं आएगा ऑक्शन के अंदर। आई थिंक पंजाब के जितने भी रूमर्स आ रहे हैं ऑक्शन के, उन सबके पीछे वो एक ही बंदा है, रिकी पॉन्टिंग। हाँ, सब उसी से रिलेट करके कर रहे हैं। एंड अभी मैं आई विल प्रूव दिस ऑल्सो कि पता है, दिस इज अ गुड थिंग बाय द वे, पंजाब ने फुल कंट्रोल स्ट्रेटेजी का रिकी पॉन्टिंग को दे रखा है। सबसे पहला जो एक रूमर आ रहा है वो ये है कि मैक्सवेल जो कि भी आरसीबी के साथ थे, उनकी रिपोर्ट है कि शायद वो पंजाब की तरफ जाए वंस अगेन, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन है। पॉइंटिंग चाहते एक वैसा प्लेयर जो कि बॉलिंग भी कर सके, बैटिंग भी कर सके। एंड पंजाब में मैक्सवेल पहले खेल चुके, होम कमिंग की बात अगर हो रही है तो वो भी। आई वंडर इफ मतलब क्या मैक्सवेल जाना चाहेंगे पंजाब आफ्टर व्हाट हैपेंड। अब प्लस जो तुमने कहा अभी कि उनकी आरसीबी से बात हुई है, जब वो रिटेन नहीं हुए तो आरसीबी के मैनेजमेंट ने उनको कॉल करा, उनको समझाया कि क्यों रिटेन वो नहीं हो पाए, एंड काफी अच्छे टर्म से बात हुई है। वेरी गुड जॉब ऑन आरसीबीज पार्ट, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल कराई है। एंड दिस मीन्स कि शायद वो दोबारा परचेज करने जाए मैक्सवेल को। क्या आरसीबी को मैक्सवेल को परचेज करने जाना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। देयर आर बेटर ऑप्शंस। एंड हमेशा फेस वैल्यू पे मत जाओ, जो लोग काम करके थे उनके ऊपर से ना रिटेन करना उससे एक स्टेटमेंट थी एक्चुअली में इन इटसेल्फ। वरना कर सकते थे रिटेन भाई। बट मैक्सवेल का जो सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स रहे आईपीएल के, वो आए पंजाब के अंदर, स्पेशली 2014 का जो सीजन जब केकेआर जीती थी, जो वो यूएई में जो पहला सेगमेंट हुआ था उसमें जो मैक्सवेल खेल रहे थे, मुझे लगता है बाद में सबको समझा दो कि क्या हुआ था एग्जैक्टली मैक्सवेल के साथ पंजाब में। सी उनने अभी अपनी आई थिंक बुक निकाली थी, जिसमें उनने ये चीज नोट करी थी कि वो 2014 वाला सीजन जो बहुत ही अच्छा गया था उस टाइम पे, वीरेंद्र सहवाग भी उस टाइम पर टीम में थे। एंड कुछ ऐसा था कि पंजाब ने उन्हें बोल दिया था कि कैप्टेंसी आपको नेक्स्ट सीजन मिलने वाली है। एंड उसके बाद अपना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक मैच था जिसमें
वीरेंद्र सहवाग और ग्लेन मैक्सवेल आपस में मिले थे और वीरेंद्र सहवाग ने भी कह दिया था कि हाँ भाई नेक्स्ट सीजन में तेरी कैप्टनसी है। पर जब नेक्स्ट सीजन आया तो वीरेंद्र सहवाग को कैप्टनसी दे दी गई। उसके बाद उनके बीच में कुछ ऐसा भी था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना था पूरी टीम का, जहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल ने पूरे सिलेक्टर्स वगैरह सबको डाल दिया था ताकि टीम स्ट्रैटेजी साथ में डिसाइड कर सके। बट अल्टीमेटली जो एक्चुअल ग्रुप था वो वीरेंद्र सहवाग का बाकी लोगों के साथ था और उसमें ग्लेन मैक्सवेल इंक्लूडेड नहीं थे। तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी थी उसके अंदर। उन्होंने खुल के ये चीज बोली है कि आई डिड नॉट लाइक हाउ आई वाज ट्रीटेड। पहली बात तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, प्लस इन जनरल भी फिर उन्होंने रिटेन भी नहीं करा था, बाद में उन्हें जाने दिया था। तो वो पूरी चीज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो नेचुरली जो क्लब का और जो प्लेयर का बीच में जो रिलेशनशिप है, चाहे रिकी पॉन्टिंग आ गए हो एंड शायद उन्हें उससे फ़ायदा भी हो क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है, वो जानते हैं उन्हें, वो प्लेयर और कोच के बीच की बात होती है। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एकदम ही नई मैनेजमेंट जो आ रही है पंजाब की अंडर रिकी पॉन्टिंग, वो इशू नहीं रहेगा उतना शायद, बट वो ओनर्स के साथ हाँ, आई थिंक जो प्रॉब्लम है वो ओनर्स के साथ है। चाहे मैनेजमेंट चेंज हो जाए बट वो ओनर्स के साथ जो प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी। आई थिंक टू सम दिस वन अप, मुझे लगता है पंजाब जाना तो चाहेगी, बट क्या मैक्सवेल आना चाहते हैं वो एक डिबेटेबल पॉइंट है। क्योंकि रिकी पॉन्टिंग और पंजाब क्यों नहीं चाहेंगे एक ऐसे प्लेयर को। पंजाब के सेटअप में पहले रह भी चुके हैं, दोनों स्किल लेके आते हैं। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, पंजाब जिन पिचेस पे खेलती है, अगर मोहाली वगैरह में ज़्यादा मैचेस खेलने को मिलते हैं होपफुली इस साल, बहुत सूट करेगा मैक्सवेल को। तो मेरे हिसाब से तो इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस स्पोर्टिंग वाइज। एक परहैप्स मार्केटिंग की तरफ से भी देखा जाए तो ग्लेन मैक्सवेल इज अ गुड फेस फॉर देम। बट क्या ग्लेन मैक्सवेल आना चाहेंगे? मेरे ओपिनियन में अगर ऑप्शन मिले तो ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी वापस जाना चाहेंगे। उन्होंने बोला भी है ना कि आई होप आई कैन प्ले फॉर आरसीबी अगेन। ऐसा पता है, इसकी एक और स्टोरी भी डाली हुई उसने। अच्छा, जब वो आरसीबी जा रहा था तो उसने सिलेक्ट हो गया था आरसीबी में ऑक्शन में। उसके बाद उसने विराट कोहली को देखा। अच्छा, विराट कोहली को इंस्टाग्राम पे देखा कि फॉलो कर लेता हूँ, तो विराट कोहली का अकाउंट ही नहीं आ रहा था। तो फिर वो पूछता है विराट कोहली से कि भाई तूने मुझे ब्लॉक कर रखा है क्या? तो विराट कोहली कहता हाँ, वो जब शोल्डर वाला जो इंसिडेंट हुआ जब तुम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए थे खेलने के लिए यहाँ पे, टेस्ट सीरीज जो हुई थी हमारी, उसमें विराट कोहली एक बार डाइव मारते मारते उन्हें कंधे पे चोट आई थी, उन्होंने एक टेस्ट मैच मिस करा था। तो फिर ग्लेन मैक्सवेल ने शायद किसी का कैच पकड़ा था और ऐसे एक्टिंग करके दिखाई थी पूरी। तो इसके चलते हुए आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा सा विराट कोहली को हर्ट हुआ होगा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। एक तो मैं समझ में आता है इंस्टा से ब्लॉक करने का। 2 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक। क्या व्हाट डू यू थिंक, ब्लॉक करने का क्या मतलब है भाई? ये डिस्कस करने वाली बात है क्या भाई? मतलब कितनी मुझे बहुत छोटी चीज लगी, चिंदी हरकत है। मतलब बहुत जो बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वैसी चीजें लगी। और मैं काफी सरप्राइज था कि विराट कोहली ने ऐसी, मतलब उन्हें देखा कि उन्हें शोल्डर पे ये करा। उस टाइम वो लोग फॉलो भी नहीं करते थे एक दूसरे को। फिर उन्हें इंस्टाग्राम पे सर्च करा कि ग्लेन मैक्सवेल, फिर उन्हें ब्लॉक कर दिया। या तो ऐसा होता कि पहले से फॉलो कर, इसका क्या मतलब बना? इसका कोई सेंस ही नहीं बना। तो बहुत अजीब सी हरकत थी। आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि विराट कोहली ने। ये शॉर्ट मोमेंट है हमारा, हाँ, शॉर्ट कटेगा इसका। बट चलो ठीक है, आई थिंक ये ग्लेन मैक्सवेल की बात तो कर ली। जो लास्ट पॉइंट था, सब लोगों ने काफी सवाल उठाए थे, मेरे ओपिनियन में भी, मैं भी अग्री करता हूँ इस चीज से कि प्रभ सिमरन को क्यों रिटेन करा गया था। हाँ, काफी जो पंजाब के लॉयल फैंस उन्होंने डिफेंड करा था इस चीज को, भाई रिस्पेक्ट टू देम। मेरे हिसाब से दे कुड हैव हैड बेटर ऑप्शंस, जैसे कि आशुतोष थे, उनको भी अब रिटेन कर सकते थे। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों रिटेन करा गया है। प्रभ सिमरन ने अभी रिसेंटली बोला है कि रिकी पॉन्टिंग जब डीसी में थे तो वो पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे थे कि प्रभ सिमरन वहां पे आ जाए डीसी में, और इसीलिए जब रिकी पॉन्टिंग पंजाब में आए, उनको प्रभ सिमरन इतने पसंद है कि उन्होंने कहा इसको रिटेन करना ही करना है। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि क्यों प्रभ सिमरन रिटेन हुए हैं। ऑल्दो इसके चलते हुए अपने टॉप ऑर्डर का एक बैटर अपना फिक्स कर दिया ऑलरेडी, एंड मेरे हिसाब से अगर आप पूरा रिवैम्प कर रहे हो स्क्वाड को, तो परहाप्स आपके पास बेटर ऑप्शंस थे करने के लिए। प्लस आई थिंक एक इंडियन विकेट कीपर अगर आप रख भी रहे हो अपने साथ, तो या तो ऐसा होता है कि भाई वो 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए उन्हें रखना जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि वो दोनों स्लॉट्स फिल कर देंगे। अगर आप ऋषभ पंत के पीछे जा रहे हो तो फिर तो वो इधर में दोनों स्लॉट फिल कर दे रहे हैं। तो प्रभ सिमरन की क्या जरूरत थी एग्जैक्टली? मैं ये नहीं कह रहा कि गंदी रिटेन नहीं करना चाहिए था। प्रभ सिमरन ओपनिंग करेंगे, ऋषभ पंत ओपनिंग करे ना करें, वही बात। मतलब ओपनिंग नहीं करेगा, चलो 1 डाउन खेलेगा। आई डोंट थिंक उससे नीचे खेलने वाला है। 2 डाउन भी खेल सकते हैं वैसे, चलो 2 डाउन खेलेगा मैक्स टू मैक्स। आई थिंक वो जो 2 प्रोफाइल वाली चीज़ थी कि बैट्समैन और एक विकेट कीपर भी है, अगर आप वो दोनों चीज़ें अगर प्रभ सिमरन फिल कर रहे होते तो मैं शायद तब भी समझ लेता। मेरे यहाँ से अगर आएंगे ऋषभ पंत तो विकेट कीपिंग वही करने वाले, कप्तानी वही करने वाले हैं, नंबर 3 नंबर 4 हाँ उनकी प्रेफरेंस मिलने वाली है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। बट अगर अब इन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया प्रभ सिमरन के ऊपर, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वो स्टार्ट करने वाले हर मैच। रिकी पॉन्टिंग अगर उनको डीसी मिलाना चाहते थे इतने टाइम से,
बाय द वे ये हो कैसे रहा था, क्योंकि अलाउड तो होता नहीं किसी प्लेयर से ऐसे वो बोलना। तो है, वही है, तो पता नहीं कब बात हुई है, परहैप्स वी डोंट नो द रूल्स एग्जैक्टली, बट ये मुझे तो समझ में नहीं आया कैसे हुआ ये चीज़। बट दिस मीन्स प्रभसिमरन एंड शशांक बोथ आर स्टार्टिंग, ऋषभ पंत भी आने वाले हैं। शशांक लास्ट सीजन अपनी बैटिंग बहुत नीचे कर रहे थे, वो भी आइडियली थोड़े अपर मिडिल ऑर्डर में आना चाहेंगे। तो फिर आपने बेसिकली अपना नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऑलमोस्ट सॉर्ट कर दिया है। आपको ओपनर चाहिए, परहैप्स ग्लेन मैक्सवेल अगर आते तो नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं, एक अच्छा फिट रहेंगे। तो पंजाब के पास पोटेंशियल बहुत है, बट बहुत सारा काम करना बाकी है अभी। आई थिंक इसी के साथ हमने आईपीएल के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं जो T20 सीरीज हुई थी। देखो यहाँ पे हम लोग को कुछ टॉक पॉइंट्स निकालने हैं, 6-7 टॉक पॉइंट्स होंगे, कीपिंग इन माइंड द 2026 वर्ल्ड कप। अभी इंडिया की काफ़ी प्रोग्रेस हमें दिखी थी जो अभी ये होम T20 सीजन चल रहा था गौतम गंभीर के अंडर, बट एकदम से थोड़ा सा अभी एक टैक्टिकल शेकअप आया जो कि मुझे समझ में नहीं आया क्यों हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो मैं पूछना चाहता हूँ, वीवीएस लक्ष्मण इस पूरे सीरीज के कोच रहेंगे हमारे। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि क्यों आपको एक फॉर्मेट का एक ही कोच रखना चाहिए, वो मुझे क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, और लोग इसके बारे में बात कर नहीं रहे। देखो गौतम गंभीर को आपको जितना क्रिटिसाइज करना है टेस्ट मैचेस में आप करो, ठीक है। मेरे हिसाब से भी हमने भी जब पहली बार वो आने वाले थे कोच, हमने मई में बोली थी ये चीज कि तीनों फॉर्मेट में कोच नहीं होना चाहिए। बट उनके जो T20 की अंडरस्टैंडिंग है ना गेम की, वो अभी इंडिया में और किसी कोच के आसपास भी नहीं है, मतलब सॉरी और कोई कोच आसपास भी नहीं आता है। गौतम गंभीर ने वो चीज इंप्लीमेंट करी थी कि भाई नंबर 8, नंबर 9 तक बैटिंग होनी चाहिए, 8-9 बॉलिंग ऑप्शंस होने चाहिए, और ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। पूरी जो टीम में चेंजेस होंगे वो होते रहे, लेकिन कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। अभी वीवीएस लक्ष्मण आए हैं, आई थिंक वो एक टेस्ट वाले माइंडसेट में ज़्यादा, एक उनका मतलब उस जनरेशन के लिए भी कह सकते हो कि वो टेस्ट वाली जनरेशन से निकल के आ रहे हैं, तो शायद उनको वो बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है। हम क्यों इस सीरीज में देख रहे हैं कि नंबर 7 के बाद अर्शदीप बैटिंग करने के लिए आ रहा है। एक तो द थिंग इज कि क्या हम लोग इसको पूरा वीवीएस लक्ष्मण पर डालें या फिर सूर्य कुमार यादव पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा कैप्टन और कोच थे, तो रोहित शर्मा वॉज दैट गाय जिनने बोला था कि मुझे 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए ही चाहिए, और राहुल द्रविड़ उस चीज़ को नहीं समझ पाए थे इनिशियली, फिर उन्हें समझना पड़ा उस चीज़ को। अब सूर्य कुमार यादव ने गौतम गंभीर के अंडर तो पूरे खिलाए, और हो सकता है उसमें गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ भी हो। आई थिंक हाथ है, क्लियरली अब तो दिख रहा है वो। बट अगर वीवीएस लक्ष्मण के साथ खेलते हुए सूर्य कुमार यादव खुद वो चीज़ नहीं करना चाहते, तो फिर शायद थोड़ा भी सूर्य कुमार यादव पे भी डालना चाहिए। फेयर पॉइंट यही है कि जो भी लीडरशिप में है, चाहे वो कोच हो चाहे वो कैप्टन हो, आप उस टेम्पलेट को जो ब्लूप्रिंट हमने सेट करा है 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्यों चेंज कर रहे हो। 2024 का T20 वर्ल्ड कप को जीतने के पीछे का बहुत बड़ा हाथ यही था। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने नॉकआउट्स में खेला है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि नंबर 8 तक अक्षर पटेल थे बैटिंग के लिए, वरना उतना फ्रीडम मिलता नहीं है। और अगर 2 विकेट ऊपर ही गिर जाए ना, तो फिर वही बात आ जाती है कि कैसे टिकेंगे उन तक। हम क्यों उस चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और सैक्रिफाइस कर भी किस चीज़ के लिए रहे हैं। साउथ अफ्रीका में 3 स्पिनर खिलाने के लिए। अब लोग इस चीज़ को पता है कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई पिच वैसी है, खिलाने 3 स्पिनर। तो भाई जरा एक बार जाके देख लो दोनों मैचेस में अक्षर पटेल ने 1-1 ओवर डाला है। तो जब आपको तीसरे स्पिनर से बॉलिंग करानी ही नहीं है, तो इससे अच्छा रमनदीप सिंह को खिला लो ना। माय मेन पॉइंट इज रमनदीप सिंह को डेब्यू जरूर करना चाहिए इस सीरीज में, क्योंकि नंबर 8 पे एक तगड़े फिनिशर है वो। बाय द वे सेकंड पॉइंट, इंडिया का जो ये वीवीएस लक्ष्मण के अंडर जो नंबर 8 पे बैटिंग नहीं करा रहे ना, इसका डायरेक्ट इफेक्ट दिख रहा है हम लोगों को। पिछले दोनों मैचेस में हमारे आखिरी के 5 ओवर में 35 रन के आसपास आए सिर्फ। ओके अभी हम लोग 50-60 रन मिनिमम मार रहे थे, सिर्फ 35 रन के आसपास आ रहे हैं। 7 रन एन ओवर आखिरी के 5 ओवर में, जहाँ पे कम से कम 50 आने चाहिए आज के रेट में। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जैसे विकेट गिरने शुरू होते हैं अब डेप्थ ही नहीं है बैटिंग में। रमनदीप सिंह एट नंबर 8 वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। आपको 2 स्पिनर से काम निकल रहा है, आपको तीसरे स्पिनर से वैसी बॉलिंग नहीं करानी, तो वो एक और रमनदीप से करा देना, या फिर तिलक वर्मा से करा दो। देखो इस टीम में बॉलिंग की कमी नहीं है, 8-9 ऑप्शन अभी भी हैं बॉलिंग के। मेन इशू बैटिंग का है। तो ये जो पहले 2 पॉइंट हैं कि ये वीवीएस लक्ष्मण के अंडर टेम्पलेट क्यों सैक्रिफाइस हो रहा है और क्यों रमनदीप सिंह को डेब्यू करना चाहिए, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आप नंबर 8 पे, अगर आपको रमनदीप को नहीं खिलाना तो किसी और बैटर को ऊपर लेके आओ, एक बॉलिंग ऑप्शन सैक्रिफाइस कर दो।
बॉलर्स वैसे भी आपके पास 7-8 हैं। आई थिंक ईदर वे इन लोगों ने दोनों मैचेस में 6 बॉलर्स यूज करे एंड थे इनके पास 8 के अराउंड। हाँ। जो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जो एक ऑलराउंडर प्रोफाइल लेके आ रहे हैं, उनसे तो बॉलिंग कराई नहीं आपने। एक अक्षर पटेल था जिससे आपने 2 मैचेस में कुल मिला के 2 ओवर डलवाए हैं। तो ना वो टेस्ट सीरीज में जा रहा है यूज आपने कायदे से 5 ही बॉलर करे हैं, जो कि एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हर T20 फॉर्मेट की। तो आपने यूज ही नहीं, जो स्ट्रेंथ है टीम की, आपने उस पर खेला ही नहीं। जो आप इतनी अच्छी लाइनअप उतार सकते थे जिसमें डेप्थ भी होती, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, वो चीज आपने यूज ही नहीं करी। और यही तो देखो, ये गुड़ गोबर वाली बात होती है आईसीसी के पार्ट पे। क्यों कराने इतने सारे मैचेस? बीसीसीआई को भी क्यों हाँ बोलना है? क्रिकेट को प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हमने ले रखी है। अब भी साउथ अफ्रीका गए थे लास्ट सीजन, हमने साउथ अफ्रीका में T20s खेले थे। दैट वाज द लास्ट टाइम आई सॉ तिलक वर्मा आल्सो। अब वो दोबारा वापसी करने वहीं पे आ रहे सीधा। कितनी बार जाओगे साउथ अफ्रीका भाई? कौन सी क्या मतलब कितने पैसे मिल रहे हैं वहां पे? तो यार अगर आपको एक कोच आपने अपॉइंट करा है, या तो आप इन द फर्स्ट प्लेस तीनों फॉर्मेट के 3 अलग कोच करते। हाँ। तब आपने जो है लड़ झगड़ के नहीं, हमें गौतम गंभीर चाहिए हर जगह पे। अब ये आपको, अगर हम लोग प्लेयर्स के लिए कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट लगातार खेलना पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, अलग अलग टीम्स चाहिए, तो कोच के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है यार। वो नहीं जा सकता हर जगह। अभी अगर वो T20 जाता तो यहाँ पे गाली पड़ती कि बीजीटी में क्यों नहीं है। अब बीजीटी में है तो T20 में गाली पड़ेगी, T20 में क्यों नहीं है। ये चीज़ तो उसी वक्त जब अपॉइंट हुए तो उसी टाइम हमने बोल दिया था कि एक जो वर्कलोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा कोच पे भी। वो 2 साइमल्टेनियसली चीज़ें जो चल रही होती है, दोनों में प्रेजेंट नहीं रह सकता। और भाई बड़े सिंपल सी एक लॉजिक है। जो T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ हमारा, उसके बाद से जो नया सीजन स्टार्ट हुआ है, 2 सीरीज में ऑलरेडी वीएस लक्ष्मण कोचिंग कर चुके हैं। ठीक है। और 2 ही सीरीज में गौतम गंभीर ने कोचिंग करी है, श्रीलंका और बांग्लादेश। उन्होंने जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में करा है। तो वर्कलोड तो 50-50 हुई है ना। तो इससे अच्छा वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट साइड का कोच बना देते। गौतम गंभीर से कहते हैं भाई वाइट बॉल पे फोकस करिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बीसीसीआई क्या प्लानिंग कर रही है, और सेकेंडली मैचेस ऐसे ओवरलैपिंग क्यों हो रहे हैं। आईसीसी की आप क्यों सुन रहे हैं इस बात पे? हो सकता है कंस्ट्रेंट्स हो, तो फिर आप अपने आप को प्रिपेयर उस तरीके से करो कि अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए ना। अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट हार्म हो रहा है इसके चक्कर में। इसका क्या सोल्यूशन है? जो कंटिन्यूटी हमने बनाई थी T20 की, भाई 270 कितने रन बनाए थे हमने, ऑलमोस्ट 300 होने वाले थे। ये मजाक, ही कोइंसिडेंस नहीं है भाई। उसके पीछे जो ब्लूप्रिंट डिजाइन करा है, अब वो चाहे स्काई ने करा चाहे गौतम गंभीर ने करा हो, वो एक रीजन है कि वो क्यों काम कर रहे हैं। उसके चक्कर में इतने हाई स्कोर्स बन रहे हैं। आप नंबर 7 तक बैटिंग लेकर 250 रन नहीं बना सकते हमेशा। वहां पे 200 रन मिनिमम चल रहे थे। आई थिंक 2024 में पहला T20 ऐसा था हमारा जहाँ पे हम लोग सिर्फ 7 बैटिंग ऑप्शन लेके गए थे। पूरे वर्ल्ड कप हमने ऐसे ही खेला, उससे पहले अफगानिस्तान में हमने ऐसे ही खेला था। ये पहला ऐसा मैच था जहाँ पे इतने कम बैटिंग ऑप्शंस थे हमारे पास। 2024 में तो 7 कहाँ थे, 8 बैटिंग ऑप्शन थे ना। वही तो कह रहा हूँ, ये पहला ऐसा मैच था जहाँ पे सबसे कम बैटिंग ऑप्शंस थे। हाँ, तो फिर रिगार्डलेस, अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, विच इज गोइंग टू बी अबाउट संजू सैमसन। जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है हमारा। संजू सैमसन ने पहले मैच में 100 मारी, 2 कंसेक्यूटिव 100s। हमारी एक शॉट थी तो थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, वो एकदम से दोबारा उस पर व्यूज आने लग गए और काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि अब बोलो क्या बोलोगे, अब बोलो क्या बोलना सैमसंग के बारे में। अगले दिन बंदा 0 पे आउट होता है, उस पर कॉमेंट्स आने बंद हो गए। देखो भाई, और यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मैं दोनों कवर करूंगा। पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने पहले भी कहा था, सैमसंग के साथ टैलेंट की कोई कमी है नहीं, कोई एबिलिटी की कमी है नहीं। मेन बात है वो कंसिस्टेंटली खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। डेविल्स एडवोकेट ये कहेंगे कि अगर बंदे ने 100 मारी और अगले मैच में सीधा 0 मार रहा है, तो काइंड ऑफ फिर से वो इनकंसिस्टेंसी वाली डिबेट नहीं आ गई। सी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक मैं अभी इस चीज पर नहीं बोलना चाहूंगा कि इनकंसिस्टेंट हो गया एकदम। अभी 2 मैचेस और हैं। ही इज द फर्स्ट एशियन टू स्कोर 2 कंसेक्यूटिव T20 सेंचुरीज, तो बड़ी बात होती है। प्लस इंडियन विकेट कीपर्स में से ऑलरेडी उसके सबसे ज्यादा सेंचुरीज हो चुके हैं T20 फॉर्मेट में। तो वो जो डिबेट थी उसकी ऋषभ पंत के साथ, वो भी अब काफी ऊपर आ रही है धीरे धीरे करके। वो जो कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट है वो डेफिनेटली है अभी सैमसन के साथ। जस्ट बिकॉज उसने 3-4 मैच में एकदम से परफॉर्म कर दिया, तो आप एकदम से नहीं कह सकते। 3-4 में नहीं ना, अभी तक तो नहीं करा। मैं वैसे अगर आप पिछले 5 T20 निकालो, ठीक है, 2 इसके और 3 बांग्लादेश वाले, 3 में परफॉर्म करा उसने। 3 में कहाँ करा? 2 में सेंचुरी और 1 में आई थिंक डिसेंट स्कोर था भाई उसका, अच्छे स्ट्राइक रेट पे उसने 35-40 रन मारे थे। हाँ, 30-35 जो मारे थे। मतलब पॉइंट वही है यार कि, और अभी ये आर्गुमेंट अभी अभिषेक शर्मा के लिए बनेगी नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरा मेन इशू यही है कि मैं भी पर्सनली अभी वो इनकंसिस्टेंसी वाली डिबेट नहीं लेके आऊंगा। मुझे लगता है पर्सनली कि वी शुड वेट फॉर द सीरीज टू एंड।
अगर हम देखते हैं कि अगले 2 मैच में भी रन नहीं आ रहे, तो जो इनकंसिस्टेंसी वाली डिबेट है वो अभी भी वैलिड है। अगर आप एक मैच में 100 मार रहे हो फिर आप रन ही नहीं मार रहे, जो कि अभिषेक शर्मा के साथ हुआ है बाय द वे, तो फिर पॉइंट क्या है? तो आई थिंक होपफुली इन अगले 2 मैचेस में से एक 50 और आएगी कम से कम, एंड ही पुट्स रेस्ट टू ऑल द डिबेट्स। अभी ना मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, ना मैं ये कहने वाला हूँ कि बहुत बुरा चल रहा है। अभी आई एम गोइंग टू वेट एंड सी नेक्स्ट वीक तक। आई थिंक डेफिनेटली वो जो 100 मारी उसने, प्लस वही है सूर्यकुमार यादव ने फिर से ये चीज बोली थी कि वो रुका नहीं, बिल्कुल लगातार चलता गया। करेक्ट। तो वो इंटेंट की तो बिल्कुल कमी नहीं है, एज यू सेड एबिलिटी की कोई कमी नहीं है, सेल्फिश भी नहीं है, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट पे भी खेल रहा है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे। अगर वो 107 रन मार दे रहे 50 बॉल पे, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से उन्होंने सेंचुरी मार दी, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इनिंग्स खेली उनने। बट एट द सेम टाइम मैं यही कहूँगा कि इस टाइम पे एकदम वो प्रॉपर जजमेंट देना बहुत मुश्किल है। पर ये बात है कि अब वो जो डिबेट है वो राइज हो रही है अब धीरे धीरे उनकी तरफ से भी, एंड वो ऋषभ पंत और सैमसन वाली जो डिबेट है, आई थिंक वो काफ़ी धीरे धीरे करके वो इक्वल कर रहे हैं सैमसंग। एंड इसमें ये चीज़ मेरे डेफिनेटली रहेगी आई थिंक गौतम गंभीर के अंडर, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोली थी सेंचुरी मारने के बाद कि अगर मैं अभी अपने फॉर्म की बात करूँ तो मैं काफ़ी इमोशनल हो जाऊँगा। बट सूर्यकुमार यादव ने किसी रणजी का मैच में ये चीज़ बोली थी उनसे कि भाई अगले 7 मैचेस तेरे हैं, बोल दिया था उनसे, और फिर अगले 7 मैचेस फिर उन्हें मिल भी रहे हैं लगातार। करेक्ट। तो और यही करना चाहिए। क्लियरली उनको ट्रस्ट तो दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अब ये मैचेस आपको दिए जा रहे हैं, अब आप अपने हिसाब से परफॉर्म करके दीजिए। बिल्कुल। एंड संजू सैमसंग राइट नाउ आई थिंक चलो ठीक कर रहे हैं, आई वोंट से कि गंदा कर रहे हैं इस टाइम पे। सो अगर ये चीज़ चलती रहती है तो आई वोंट इवन रूल आउट की हो सकता है गौतम गंभीर फिर सैमसंग को ज़्यादा प्रेफर करें। प्लस बाय द वे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गौतम गंभीर की, उसमें इनडायरेक्टली बोला है ये, गौतम गंभीर को कांग्रेचुलेट कर रहे थे वो, तो गौतम गंभीर कहता मेरा कोई काम नहीं है, मैंने बस उसको ओपनिंग करवाई, उसको उसके राइट पोजीशन आइडेंटिफाई करी और उसने फिर रिजल्ट दिए। तो बाय द वे इसमें जो हमारे नए सपोजर क्रेडिट स्टीलर हैं गौतम गंभीर, उनका हाथ है एक्चुअली इसमें। उन्होंने ओपनिंग कराने का रिकमेंडेशन दिया था सैमसंग को, तब से वो रन मार रहे हैं। बट हाँ, मेरे हिसाब से जो ये डिबेट है संजू सैमसन की, आई थिंक हमें सीरीज खत्म होने का वेट करना चाहिए बिफोर पासिंग एनी जजमेंट। राइट नाउ मैं बहुत न्यूट्रल हूँ इस वक्त। सेम लाइक अभी तक इट वॉज वेरी क्लियर कि ही इज इनकंसिस्टेंट, इस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता। होपफुली ही इज टर्निंग इट अराउंड, बट ही इज नॉट फुल्ली देयर। अभी देखते हैं क्या होता है। बट जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है इस पर कोई डाउट नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट चल रहा है, अभिषेक शर्मा। आई थिंक 9-10 मैचेस में कुछ 160-170 रन हैं, उसमें से 100 रन जो एक मैच में आए थे, जिम्बाब्वे वाले में, जो सेकंड मैच था उनका। उसके बाद से एक भी इनिंग में शायद 30 रन भी नहीं बनाए। हाउ डू वी जस्टिफाई अभिषेक शर्मा पोजिशन इन द टीम अगर इस सीरीज के एंड तक भी वो रन नहीं मार रहे? मैंने उस टाइम पे आई थिंक लास्ट सीरीज के टाइम पे बोला था जब उनसे रन नहीं बन रहे थे कि ये जो अप्रोच है बहुत बढ़िया है, हमें ऐसा ओपनर चाहिए ही चाहिए जो कि स्टार्टिंग से ही जाए। बट अगर एक वो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर मैच पर रन मारने हैं, बट अगर आप 70 आउट ऑफ 100 टाइम्स या 60 आउट ऑफ 100 टाइम्स भी अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन नेचुरली लोग आपकी पोजीशन पर उठाएंगे। भाई हमने अभी क्या कहा था पिछले सीरीज में कि अभिषेक शर्मा का जो गेम स्टाइल है और जिस तरह के वो प्लेयर हैं, वो अमाउंट ऑफ फेलियर्स इंक्रीज होंगे क्योंकि रिस्क बहुत है। तो ऐसे प्लेयर्स को एक लंबी रोप देनी चाहिए। अब वी कैन नॉट बी हिपोक्रिटिकल एंड से द सेम थिंग फॉर संजू सैमसन एंड नॉट से द सेम थिंग फॉर संजू सैमसन। अगर उनको बोला 7-8 मैचेस देने तो लेट्स वेट टिल द एंड, उनको भी वो चांस मिलना चाहिए। उन्होंने तो 2 सेंचुरी भी मार दी। अभिषेक शर्मा का वो एक्सेप्शन है, बट वो एक्सेप्शन कब तक है? क्योंकि पता है कोई बड़ी बात नहीं कि शायद संजू सैमसन और पंत दोनों खेले टीम में और अभिषेक शर्मा बाहर हो जाए। प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई अभिषेक शर्मा जो प्रोफाइल लेके आ रहे हैं आप उसको यूज तो वैसे भी नहीं कर रहे उस तरीके से, बॉलिंग नहीं करा, बहुत कम बॉलिंग कराते हैं भाई उससे। अगर आपको मेन मैचेस में जहाँ पे इट मैटर्स, स्पेसिफिकली इन द सेकंड T20, तो मैं काफी गुस्सा हो गया था सूर्यकुमार यादव की कैप्टनसी से भी, क्योंकि जब पता जो बॉलर बेटर उन्हीं से बॉलिंग कराई जाती है। अर्शदीप सिंह ने डाले पूरे 4 ओवर पिटे 50 रन। तो उसके पीछे का लॉजिक ये भी है ना कि उनको भी अभी वो एक ही फॉर्मेट खेलने को मिल रहा है। नहीं, तो वो है दो पूरा। जो सेकंड T20 जो इनका कॉम्प्रोमाइज भी हुआ उसमें इफ यू लुक एट इट, जो साउथ अफ्रीका की तरफ से जिन 2 लोगों ने बेस्ट बॉलिंग डाली वो दोनों स्पिनर थे। हमारे जो 2 लोगों ने बेस्ट बॉलिंग डाली, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई, दोनों स्पिनर थे। तो जो आपका लॉजिक था 3 स्पिनर खिलाने का उसको यूज ही कर लो। फिर अक्षर पटेल वालों, मैं तो कह रहा हूँ तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को भी छोड़ दो, अब अक्षर पटेल से डलवा लेते, वो भी नहीं करा आपने, सारे पेसर से डलवाते गए आप ओवर, फिर पिटे आप लोग अल्टीमेटली। तो वो चीज़ की प्रॉब्लम थी अल्टीमेटली। एंड आई थिंक अगर अभिषेक शर्मा को सिर्फ एज एन ओपनर यूज करना है तो फिर जायसवाल भी है, फिर जायसवाल है, फिर वो गिल भी आ जाएगा अभी थोड़े टाइम में। एग्जैक्टली वही कर रहा है जो अभिषेक शर्मा कर हाँ, फिर गिल भी आ जाएगा थोड़े टाइम में। संजू सैमसन 2 रोल फिल कर रहा है तो उसका भी बेटर हो जाएगा।
तो अभिषेक शर्मा धीरे धीरे फिर नीचे आता जाएगा पिकिंग ऑर्डर में। एंड इसमें आप लोग सिर्फ पूरी तरीके से सिर्फ कैप्टन को या कोच को भी ब्लेम नहीं करोगे, उसको थोड़ी अपनी परफॉर्मेंसेस भी कंसिस्टेंटली ऊपर लानी पड़ेगी। अब पता है, इफ इट हेल्प्स यू, एक मैच के लिए वो टेम्पलेट तोड़ दो। हाँ, स्टार्टिंग की 5-10 बॉलें ले लो, कोई बात नहीं। संजू सैमसन अच्छे फॉर्म में है, वो संभाल लेगा। तुम चाहे तो अपना वो सपोर्टर का रोल खेल लो, स्टार्टिंग के 1-2 ओवर देख लो, अपना बैट पे आनी बहुत शुरू हो जाएगी। पता है, क्योंकि यूजुअली ऐसे प्लेयर्स के साथ हम एक पैटर्न नहीं देखते आउट होने का, क्योंकि इनका गेम ही वैसा है कि जो बॉल आ रही है मारो, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है डिसमिसल्स की। बट अगर मैं कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन निकालूं पैटर्न की, शायद हम ये कह सकते हैं कि जो बैक ऑफ लाइन डिलीवरी है, जो कि थोड़ी राइज कर रही होती है बॉडी के ऊपर, चेस्ट एरिया के अराउंड, जब उस पर खड़े खड़े मारते हो, वो अगर आप नोटिस करो ना, जैसे इस मैच में भी जब वो आउट हुआ है, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी एक बार वो आउट होते हैं ऐसे कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, वो ना बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं ना फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। जैसे रोहित शर्मा का क्या होता है, रोहित शर्मा पुल कैसे मारते हैं, टेक्स्ट बुक अगर आप कोचिंग जाओगे ना कभी बचपन में, तो वैसे पुल मारना नहीं सिखाते आपको। ओके, रोहित शर्मा जो पुल मारता है वो सिर्फ रोहित शर्मा ही मार सकता है। बेसिकली आपको क्या सिखाया जाता है कि अगर आपको पुल करना है तो आपका पूरा बॉडी वेट बैकफुट पर ट्रांसफर होना चाहिए। बैकफुट आप क्रीज के जितना अंदर लेके जा सकते हो उतना लेके जाओ, ताकि आपके पास ज़्यादा टाइम हो बॉल खेलने का। और फिर आप ट्रैजेक्टरी को गेस कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर जा रही है कि आप डक कर दो, या मुंह के ऊपर आ रही है। अगर ऊपर भी जा रही है तो उसको स्टीयर करके, जैसे सूर्य कुमार यादव खेलते हैं पीछे। रोहित शर्मा का क्या है, वो सेम जगह पे खड़ा हुआ है। रोहित शर्मा का फुटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो सेम जगह पे खड़े होके अपना बैकफुट पे वेट ट्रांसफर करके पुल मार देता है। ही इज़ गिफ्टेड दैट वे। तो अभिषेक शर्मा का भी मुझे फुटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं दिखता उस मामले में, बट फॉर सम रीजन वो बैक ऑफ लाइन बॉल को क्लियर अभी नहीं कर पा रहे। थोड़ा तो वो लक की बात भी होती है, आईपीएल के टाइम पे सब बॉलें बैट पे आ रही थी तो बाहर ही जा रही थी, अभी नहीं चल रहा वो फेस। प्लस आई थिंक फ्रॉम अ मेंटल स्टैंड पॉइंट ये जो प्रोफाइल है बहुत नई है इंडियन क्रिकेट सेटअप के लिए भी। बहुत कम है ऐसे प्लेयर्स हमें दिखते हैं जो कि ऐसे टाइप के प्लेयर्स हो जो कि स्टार्टिंग बॉल 1 से मारना स्टार्ट जायसवाल है ना अभी, मतलब जायसवाल तो कर रहा है ना। आई थिंक वो वही ना कि कुछ लोग हैं जो कि इतना अच्छा परफॉर्म भी कर दे रहे हैं, प्रोफाइल भी वैसी है, तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर जायसवाल। बट फॉर अभिषेक शर्मा आई वुड से कि जब एक ऐसे यंगस्टर हो आप जो कि ऐसी टीम के अंदर है जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और वहाँ पे आप कंसिस्टेंटली ऐसे छोटे छोटे स्कोर पे आउट हो रहे हो, तो आपको एक वो मेंटल टोल भी लगेगा उस चीज़ का। एंड दैट इज़ वाई अगर एक इनिंग्स में आपको थोड़ा स्लो स्टार्ट करके फिर बाद में मारना स्टार्ट करना है, वंस यू गेन दैट कॉन्फिडेंस, तो आपको करना चाहिए ना। आई एम प्रिटी श्योर गाइज लाइक संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, ये दे वुड बी मोर देन विलिंग टू से कि हाँ भाई तू अपना टाइम ले। हाँ यार, इतने सपोर्टिव है वो, इतने सपोर्टिव है वो। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा का भी हमें सीरीज के एंड तक वेट करना चाहिए, बट टाइम इज टिकिंग। हाँ, एक जो और बैटर है तिलक वर्मा, जिन्होंने थोड़ा इंप्रेस करा है पहली इनिंग में, पहले मैच में तो अच्छा खेले थे वो। देखो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम वो साउथ अफ्रीका की सीरीज में आए थे तो क्वेश्चंस थे कि क्या वो तेज खेल पा रहे कि नहीं खेल पा रहे। यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को रेस्ट दे दिया है। लेकिन जब रियान पराग, जब नीतीश रेड्डी जैसे प्लेयर्स वापस आएंगे टीम में, क्या तिलक वर्मा उनके ऊपर स्टार्ट करेंगे, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। आई थिंक वो जब उन्हें इंजरी हुई थी उसके बाद आते ही इन सब प्लेयर्स ने आके परफॉर्म कर दिया। इसलिए कंपटीशन उनकी प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। करेक्ट। एंड अब एकदम से उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये चीज़ तो देख ली है गौतम गंभीर रियान पराग से एक अच्छी बनती है उनकी, वो चाहते हैं खिलाना उन्हें, प्लस वो परफॉर्म भी करके दे रहे हैं, बॉलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, बॉलिंग ज़्यादा करके दे रहे हैं, सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। और नीतीश रेड्डी तो भाई मतलब अभी तो आने वाला है। हाँ, तो मतलब रियान पराग को एज एन ऑलराउंडर ट्रीट करा जा रहा है, नीतीश रेड्डी को एज एन ऑलराउंडर ट्रीट करा जा रहा है। तिलक वर्मा साहब ने बॉलिंग डलवाई ही नहीं है, तो वो कौन है उसके पीछे, गौतम गंभीर है, वीवीएस लक्ष्मण है, या सूर्य कुमार यादव है, कौन नहीं डलवाना चाह रहा उनसे बॉलिंग, वो देखने वाली बात है। बट ईदर वे अगर मिडिल ऑर्डर में राइट नाउ इन T20 फॉर्मेट इफ यू आर जस्ट अ बैट्समैन, तो आपकी इंडियन टीम में जगह होनी बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए मुझे लगता है कि तिलक वर्मा अभी प्रूफ अपना को हो सकता है करें, पर एक बड़ी इनिंग चाहिए होगी वो रिकग्नाइज करवाने के लिए। दिस कुड बी अ बिग आईपीएल सीजन फॉर हिम, रिटेन भी हो है, बहुत बड़ा चांस है। करेक्ट। बट जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, और वो इसी पॉइंट का एक्सटेंशन है, रिंकू सिंह के ऊपर। कई लोग का मानना है कि रिंकू सिंह को एक स्केपगोट बनाया जा रहा है काइंड ऑफ, क्योंकि सेकेंड मैच में जब अक्षर पटेल ऊपर बैटिंग करने के लिए आए थे, इनिंग्स बिल्ड करने के लिए, बड़ी आराम से आप रिंकू सिंह को ऊपर भेज सकते थे। अब जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करेंगे कि भाई रिंकू सिंह ने, जब उनको अल्टीमेटली बैटिंग मिली भी, चाहे नीचे मिली हो, लेकिन वो 10वें-11वें ओवर तक आ चुके थे बैटिंग करने के लिए, तब उन्होंने क्या कर लिया। मुझे लगता है पर्सनली जब तिलक वर्मा, रियान पराग, नीतीश रेड्डी, हार्दिक पांड्या, ये सारे ऑलराउंडर्स टीम में आएंगे, नेचुरली पहली बात तो रिंकू सिंह का स्टार्ट करना मुश्किल है। ठीक है, अक्षर पटेल भी एक ऑलराउंडर है, वो भी खेलेंगे टीम में, ही मस्ट प्ले बाय द वे।
तो ऐसे में रिंकू सिंह का खेलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तक जितने हमने साइंस देखे हैं, हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी, रियान पराग, सबने नीचे बैटिंग भी करी है और सब फिनिशिंग कर ले रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। रमनदीप सिंह अगर टीम में आ जाएंगे तो वो तो स्पेशलिस्ट फिनिशर है, ठीक है। तो हमें कोई फिनिशिंग में एज सच वो कोई एक्सपर्टीज अभी ज़रूरत है नहीं इस वक्त। इनिंग्स बिल्डिंग में हो सकता है, बट वहाँ पर लोग रिंकू सिंह को ट्राई कर नहीं रहे। स्पेशली जब शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे लोग वापस आ जाएंगे, पंत वापस आ जाएंगे, तो इनिंग्स बिल्डिंग के लिए वो लोग बीच में हैं ऑलरेडी। सूर्य कुमार तो कप्तान है, तो नंबर 4 पे तो खेलेंगे, उससे नीचे जाएंगे नहीं। रिंकू सिंह कहाँ खेलेगा? अभी तो हमने शिवम दुबे की बात भी नहीं करी है। तो रिंकू सिंह काइंड ऑफ एक स्केपगोट टाइप के बनाए जा रहे हैं इन लोगों, इन पीपल्स ओपिनियन। मैं पर्सनली अग्री नहीं करता इस चीज़ से। मुझे लगता है कि इट इज़ प्योरली अबाउट आप कितने स्किल सेट से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। प्रायोरिटी वही होने वाली है आगे जाकर, क्योंकि गेम ही वैसा होने वाला है। सेकेंडली, रिंकू सिंह के साथ मुझे ये लगता है डेफिनेटली उनको उनकी प्रेफर्ड पोजीशन पे खिलाया नहीं जा रहा, बट अभी ना वो मामला इतना मुश्किल है, क्योंकि रिंकू सिंह का मुझे ये लगता है लोग मान के चल रहे रिंकू सिंह फिनिशिंग तो अच्छी कर ही देगा, ठीक है, तो इसको नीचे रहने दो। लोग इग्नोर कर देते हैं उसकी बिल्डअप क्वालिटी कितनी है। और उसके चक्कर में लोग अक्षय पटेल जैसे लोगों को ऊपर भेज देते हैं बिल्डअप के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि एंड में फिनिशिंग करने के लिए ज़्यादा रिलायबल रिंकू सिंह है अक्षय पटेल से, तो माइट एज वेल सेंड अक्षय पटेल अबव, वो शायद थोड़ा बिल्डअप करके दे देंगे। अगर रिंकू सिंह ऊपर आके आउट हो जाएंगे तो फिनिशिंग कौन करेगा? आई थिंक जब रोहित भाई हमारे पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने कहा था कि स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहा था कि उन्हें टाइप कास्ट कर दिया गया कि इज अ फिनिशर। एंड आई थिंक वो चीज़ काफ़ी हद तक ट्रू है। करेक्ट। रिंकू सिंह को इवन इन द क्रिकेटिंग सर्किट ये चीज़ बात हो गई है कि यार ही इज़ द फिनिशर काइंड ऑफ अ रोल, वो ऊपर नहीं खेलेंगे। हो सकता है खेलें, उनका फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड बहुत अच्छा भी है इस चीज़ के बारे में, बट उन्हें बोल दिया गया कि आप फिनिशिंग में ही रिस्ट्रिक्टेड हो। इधर वे जब ये बाकी सारे स्टार्स जिनका नाम हमने लिया ये सब लोग टीम में वापस आएंगे, तो रिंकू सिंह को ऊपर बैटिंग वैसे भी नहीं मिलने वाली। तो जो लोग कह रहे हैं कि अभी उनको ऊपर भेज देते तो वो अच्छा खेल लेते, यार इधर में फायदा क्या? आप 2 रन मतलब 2 मैच में रन मार दो, उसका खेलना तो आपको नीचे ही है अल्टीमेटली, तो माइट एज वेल प्ले इन द लोअर ऑर्डर राइट नाउ एज वेल, एंड फिर वहां से फिनिशिंग करने का ट्राई करो। बट आई जनरली थिंक दिस कुड बी अ वेरी सैड केस, एंड मैं हर बार जब भी रिंकू सिंह की बात होती है मैं ये चीज़ कहता ही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट हिम टू सक्सीड। बिल्कुल। बट अगर वो सिर्फ एज अ बैट्समैन है, फिनिशर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। इधर वे सारे 8 के 8 बैट्समैन एक वो फिनिशिंग माइंडसेट से ही जा रहे होते हैं, फर्स्ट बॉल से एक्चुअली मतलब ये भी एक चेंज आया ना, क्योंकि हाँ, तो सबको बोला पहले बॉल से अटैक ही करना है, तो व्हाट इज फिनिशिंग, व्हाट इज बिल्डिंग। हाँ, तो ऐसा कुछ खास रहा ही नहीं है यहाँ पे, तो हर कोई बंदा मारने में ही लगा है। तो रिंकू सिंह का जो एक वो रोल था वो हर कोई कर रहा है इस टाइम पे, ऊपर से भी और नीचे से भी। एंड अब बात ये आती है कि आप ओपनर तो हो नहीं, या तो आप ओपनिंग में अपनी जगह बना लेते, जैसे जायसवाल बना लेगा या गिल बना सकता है, या आप विकेट कीपिंग करते हो कि आप ऋषभ पंत या सैमसंग के साथ झगड़ रहे हो। आप सिर्फ बैट्समैन हो और नीचे आते आते सबको बॉलिंग करनी ही पड़ेगी, और अगर वो बॉलिंग नहीं कर सकते उस लेवल पे, देन अनफॉर्चुनेटली विल मिस आउट। मॉडर्न गेम का एक ट्रेंड है कि, और रिक्वायरमेंट भी है कि अब नंबर 6 नंबर 7 पे हमें एक स्पेशलिस्ट फिनिशर नहीं चाहिए। एक हमें एक ऑलराउंडर चाहिए जो कि फिनिशिंग कर सकता है लेकिन साथ साथ बॉलिंग भी कर सकता है। तो रिंकू सिंह वहां पे थोड़ा सा भी मुझे पीछे रह जा रहे हैं, बहुत सैड रियलिटी एज यू सेड। बट एक दो पॉजिटिव्स की बात करते हैं बॉलिंग से जल्दी से। वरुण चक्रवर्ती, हमने लास्ट सीरीज में कहा था कैसे वरुण चक्रवर्ती अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब कुलदीप यादव वापस आएंगे, जब रवि बिश्नोई आएंगे, तो क्या वरुण चक्रवर्ती उनके ऊपर स्टार्ट करेंगे? बहुत अनलाइकली है भाई। अगर वो इस तरीके से बॉलिंग कर रहा है तो ही विल प्रूव अस रॉन्ग। अभी 5 विकेट लिए हैं, फर्स्ट मैच में 3 विकेट लिए थे। और भाई बात सिर्फ विकेट की नहीं है, पहले ओवर में आती है इम्पैक्ट क्रिएट करा विकेट लेके, और किन किन के विकेट लिए, मिलर, क्लासन, भाई सारे बड़े नामों के विकेट लिए। सिंगल हैंडेडली आई थिंक ये मैच ऑलमोस्ट जिता दिया था उन्होंने टीम इंडिया को। वही है कि एंड में हमने भी बॉटल कर दिया काफी ज्यादा मैच। बट आई थिंक पॉइंट यही रहेगा, दिनेश कार्तिक ने ये चीज ट्वीट करी उसके बाद, मैच के बाद, कि अगर इंडिया वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी लेके नहीं जाती तो बहुत ज्यादा मिस आउट करने वाले हैं ओडीआई में। हाँ यार अब देखो, अब थोड़ी ज्यादा बातें हो गई, स्ट्रेच कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा। अभी हम लोग को इतना सोचना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अभी T20 में पहले जगह बन जाए आराम से, क्योंकि देखो द गूगलीज दैट ही इज बॉलिंग वो ऑलमोस्ट अनरीडेबल है भाई। अगर आप नोटिस करो, जो लोग LBW या फिर बोल्ड भी हुए हैं ना, वो अंदर आने वाली बॉल पे हुए हैं, और वो अंदर आने वाली बॉल फिंगर स्पिन नहीं थी, वो बैक ऑफ द हैंड गूगली थी। जिस तरीके से वो मिस्ट्री के साथ मिक्सअप कर रहे हैं अपने वेरिएशंस को, ही इज अ मेजर थ्रेट राइट नाउ। पॉइंट वही है, बिश्नोई ने भी कुछ बहुत ज़्यादा खराब बॉलिंग करी नहीं है दोनों मैचेस में, एंड उसको तो कंसिस्टेंट रन भी नहीं मिल रहा है अभी।
तो बिश्नोई इज ऑल्सो राइट देयर नॉकिंग द डोर. जब कुलदीप यादव वापस आते हैं, क्या कुलदीप यादव को ट्रम्प कर सकते हैं वरुण चक्रवर्ती? क्योंकि मेरे हिसाब से वंस अगेन दोनों को साथ में नहीं खेलना, क्योंकि बैटिंग नंबर 8 तक चाहिए ही चाहिए, या तो फिर पेसर सिर्फ 2 खेलें. तो उसलिए फिर मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती का जस्ट लाइक रिंकू सिंह एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है, जहाँ पे अगर आपको टीम का कॉम्पोजिशन वो रखना है, नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग रखनी है, तो क्योंकि रिंकू सिंह बॉलिंग नहीं कर सकते, वरुण चक्रवर्ती बैटिंग नहीं कर सकते. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, वरुण चक्रवर्ती इज नॉट अ ग्रेट फील्डर ऑल्सो. सो तो उनको बॉलिंग में एक्सेप्शनली गुड हर मैच में करते रहना पड़ेगा, तभी वो इन बड़े खिलाड़ियों के नामों को ट्रम्प कर सकते हैं. आई थिंक कुलदीप यादव वही ना कि इस टाइम पे मतलब वेरी ऑनेस्टली से अगर हम लोग कहेंगे कि उनने 5 विकेट ले लिए वरुण चक्रवर्ती ने, स्टिल ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि कुलदीप यादव से बेटर बॉलर होगा एकदम से ही, क्योंकि उनने 5 विकेट ले लिए. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पेडिग्री है उनकी एज अ बॉलर एंड वो मिस्ट्री स्पिन लेके आते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर टीम कॉम्पोजिशन देखे, पहली बार वो चैंपियंस ट्रॉफी का तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनता. तो आई वुड नॉट इवन टॉक अबाउट दैट, नहीं करूंगा, बट अभी हाँ देखते हैं. भाई पॉइंट ये है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको 3 ओडीआई खेलने हैं. अब 3 ओडीआई खेल के आप डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी कुलदीप यादव की रिकवरी कैसे होती है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, इंजरी के बाद. हाँ ट्रू, ये भी कह सकते हैं. तो ओपन तो रखने पड़ेंगे ऑप्शंस. बट T20 में भी आई थिंक वही पॉइंट है कि अगर आप सिर्फ बॉलिंग लेके आ रहे हो तो आपको एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कंट्री में से वो एक स्पॉट है जिसके लिए सब लोग लड़ रहे हैं. करेक्ट. और उसमें अगर आप या तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर दो, हर मैच में हर तीसरे मैच में 5 लेके जा रहे हो आप, तो फिर ऑब्वियसली आपको खिला लिया जाएगा. एंड वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गौतम गंभीर खुद भी जानते हैं वरुण चक्रवर्ती कितने अच्छे खिलाड़ी हैं. तो अगर आप ऐसा परफॉर्म करोगे तो हो जाएगा, वरना टीम सेटअप में आई वुड स्टिल बैक कुलदीप. और वही यार, हम तो चाहते हैं कि वरुण चक्रवर्ती अच्छा करे. मैं तो केकेआर का ही फैन हूँ, बट जब 150 करोड़ की पॉपुलेशन में आप एक स्पॉट के लिए खेल रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग इट बहुत कम है. अगर वो ऐसा करते रहे डेफिनेटली क्रैक करेंगे, बट आई होप कि वो कंटिन्यू करें इस चीज़ को. इंडिया में जितना कंपटीशन बढ़ेगा सबका लेवल उतना ही ऊपर जाएगा, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये. जो लास्ट पॉइंट होने वाला है अबाउट द पेसर्स हमारे इतने इंप्रेस नहीं कर रहे हैं अभी. अर्शदीप सिंह का चलो मैं समझ सकता हूँ, अभी इतनी सारी अच्छी सीरीज गई है, वर्ल्ड कप गया है, 1 ऑफ सीरीज इज अलाउड. आवेश खान को कुछ टाइम के बाद वापस लेके आए. He is not looking that impressive when compared to somebody like Mayank Yadav, या फिर एक पोटेंशियल हर्षित राणा जब भी वो डेब्यू करेंगे. सिराज तो आई थिंक अभी थोड़ा सा लो डाउन दी ऑर्डर आ चुके हैं पैकिंग ऑर्डर में, बट बुमराह के साथ साथ अगर अर्शदीप एक शॉर्ट स्टार्टर हैं, थर्ड पेसर रोल के लिए मेरे हिसाब से अभी भी कोई फिक्स हमें दिख नहीं रहा बंदा. आई थिंक अभी इस टाइम पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं. हाँ. अभी वो सिराज आ जाएंगे, अभी वो मयंक यादव भी आएगा भाई खेलने थोड़े टाइम में. हर्षित राणा बोलेगा बैटिंग करता हूं भाई, बैटिंग इंप्रूव कर ली उस बंदे ने और बेटर. हाँ, उसने तो वो 50-50 मार दी. तो वो काफी इस टाइम पे वो जो थर्ड पेसर वाला जो है वो काफी लोग लड़ेंगे उस चीज के लिए. एंड आई थिंक अच्छी बात है इंडिया के लिए भी, अगर एक ऐसा एक बैटिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड हो जाए भाई नीचे, तो फिर तो बहुत ही अच्छी डेप्थ हो जाएगी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल डेप्थ. एंड यू डोंट नीड एन ओपनिंग बॉलर. बुमराह नजदीप करेंगे, आपको वन चेंज बॉलर चाहिए जो हर्षित राणा है वहां पे. तो आई थिंक मयंक यादव एंड हर्षित राणा आर नॉकिंग. एंड आवेश खान का भी वही है कि अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिर एकदम से साइडलाइन हो गए. अनफेयर है उनके लिए भी, बट यही है यार, बहुत कॉम्पिटिशन है T20 में इस वक्त. मैं लिटरली देख रहा हूँ, ये क्रेडिट जाता है इंडिया को कि आपको पता है 40 T20s हैं 24 और 26 के वर्ल्ड कप के बीच में, तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भर के अभी पहले साल में, और इतने सारा टैलेंट निकल के आ रहा है कि आप सोच रहे हो हर पोजीशन पे किसको खिलाओगे भाई. रिंकू, रियान, नीतीश, नीचे मयंक यादव, हर्षित राणा. अभी तो हमने उनकी बात ही नहीं करी, खलील अहमद, मुकेश, वो सब तो गायब ही हो गए बेचारे. तो इतना कॉम्पिटिशन है, लेट्स सी क्या होता है. बट फाइनल प्लेयर है आई वुड से हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या का तो मैं ज़्यादा डिस्कस को है नहीं. आई थिंक इट हैज बीन अ टेरिबल सीरीज फॉर हिम एज ऑफ नाउ. दोनों मैचेस में, अभी जो लास्ट मैच में जो उनकी बैटिंग तो अच्छी करी ना भाई, कहाँ बैटिंग अच्छी करी. जो लास्ट मैच था स्लो था, इसलिए कह रहे हो भाई, कुछ एक्सेप्शनली स्लो था. लास्ट की उनने 10 बॉलें सेकंड T20 की उनने खेली सारी. अर्शदीप से उनने अपेरेंटली ऐसा कहा था कि नाउ एंजॉय फ्रॉम द नेक्स्ट दूसरा इंज जो था, और फिर उन्होंने अगली 10 बॉलों में 7 रन मारे थे. इस मैच में पूरे उनने कुछ 40 समथिंग बॉल्स खेली थी जिसमें 39 समथिंग रन्स बनाए. देखो जब आखिरी में आपको पता कोई बैटर है नहीं, तब क्या आप स्ट्राइक रेट के लिए ब्लेम करोगे? मैं स्ट्राइक रेट के लिए ब्लेम ही नहीं कर रहा. तो फिर मैं कह रहा हूँ कि 24 डॉट बॉल थी. हाँ वो फेयर है कि बैट पे नहीं आ रही, बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही. ऑफ मैं ये तो कहूंगा कि 1 ऑफ सीरीज है एंड वो ऑब्वियसली इतने अच्छे खिलाड़ी है, बट मैं आई जस्ट वांट टू पॉइंट इट आउट कि इट हैज बीन अ वेरी बैड सीरीज फॉर हिम. मतलब मैं बैटिंग के लिए स्पेसिफिकली सेकंड मैच में तो ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज पूरी टीम उनके सामने गिर रही थी, तो आप क्या ही करोगे एग्जैक्टली. एंड ये वो वाली बात भी नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन बचे हैं, लिटरली नहीं बचा था. आई थिंक थालेस इनिंग्स खेलने का आपको कोई एक्सक्यूज नहीं है. तो बट हाँ, अभी 2 मैचेस बचे, वील सी.
यहाँ से बीजीटी बिल्डअप की बातें करते हैं थोड़ी सी। बीजीटी आने वाला है, 10 दिन रह गए हैं और काफी सारी हीटेड न्यूज आने लग गई है। तो क्या है भाई हमारे पास? आई थिंक सबसे पहले मैं एक थोड़ा इन जनरल बीजीटी की बात करूंगा, बाद में प्लेयर्स पे स्पेसिफिक चलेंगे। एंड पहले बात होगी हमारे कोच की। गौतम गंभीर आफ्टर लूजिंग दैट न्यूजीलैंड सीरीज, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, अजीत अगरकर, जय शाह और रॉजर बिनी, इनकी आपस में मीटिंग हुई थी अराउंड 6 घंटे की, ऐसी न्यूज आई थी। एंड उसके बाद बेसिकली उसमें गौतम गंभीर को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अभी जो अगर आप बीजीटी हार जाते हो तो फिर हमें हारना नहीं, मेरे ख्याल से बुरी तरीके से हारते हो, तो ये है स्पेसिफिक। चलो बुरी तरीके से हारते हो तो फिर हमें रेड बॉल सेटअप में एक नया कोच देखना पड़ेगा, आपको व्हाइट बॉल में रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा, व्हिच शुड हैव बीन डन इन द फर्स्ट प्लेस। अब वैसे व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज होनी चाहिए, या तो आपने एक डिसीजन ले लिया है, नाउ माइट एज वेल गो विद इट, या फिर अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, माइट एज वेल चेंज? मुझे लगता है कि अगर बहुत बुरी तरीके से हारते हैं तो चेंज कर देना चाहिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे पता है ये अपने डिसीजन पे वापस जाना होगा बीसीसीआई के लिए, बट मैं तो हमेशा से इस बात को मानता हुआ रहा हूँ। आपको आज के ज़माने में, और ये सब गौतम गंभीर के लिए नहीं है, कोई भी कोच हो ना, तीनों फॉर्मेट का नहीं होना चाहिए। अलग स्पेशलाइजेशन है, अलग एक्सपर्टीज है। हम लोग काइंड ऑफ देख रहे हैं कि टेस्ट मैचेस में थोड़ा सा T20 का फ्लेवर आ रहा है। हाँ। क्या जरूरत है? स्पेशलाइज करो। आपके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे हैं हर बोर्ड में, हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है। आपके पास कमी है क्या ऑप्शंस की? क्यों ज़बरदस्ती करना है? मेरे ख्याल से तो बीजेडी जीतते भी है ना, तो भी मेरे ख्याल से वही सेग्रीगेशन होना चाहिए। अभी चांस है, अगर आप ज़्यादा एंड में चले गए तो फिर बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे अनफेवर हो जाएंगे। प्लस रिगार्डलेस अगर हम लोग हार गए बीजेडी बुरी तरीके से, तो मतलब WTC साइकिल से बाहर है। तो नई साइकिल अब शुरू हो ही रही है, तो स्टार्टेड विद अ न्यू कोच, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यूटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आई थिंक प्लस वही है ना कि ये वही डिसीजन है जो कि अगर आप हमारी पहले वाली पॉडकास्ट देखोगे, जब गंभीर अपॉइंट हुए थे, हमने डिट्टो सेम चीज बोली थी। अपॉइंट होने से पहले IPL चल रहा था, जब रूमर्स आए थे, मे की बात, तब बोला था कि भाई एक बंदे का पहली बात तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है। हम सिर्फ T20 की बात कर रहे हैं, ODI और टेस्ट क्रिकेट दोनों में ही नहीं रहा है। हम तो कह रहे हैं चलो ODI में तब भी थमा दो क्योंकि वाइड बॉल सेटअप है पूरा, पर टेस्ट में तो बिल्कुल ही एक्सपीरियंस ना रहा है इस चीज को, तो फिर अब उनको क्यों कैप्टन बना रहे हो, क्यों कोच बना रहे हो इस चीज को लेके? प्लस वो वर्कलोड वाला इशू तो आएगा ही आएगा, ये चीज है। बट इसमें गावस्कर ने जो बोला है, पहले एक बार गंभीर का पूरा कवर कर लेते हैं। ये गावस्कर ने गंभीर के लिए बोला है। अच्छा। तो भाई गावस्कर भाई साहब को क्या हो गया एकदम से, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने बोला अभी बीजीटी में जाने से पहले, गंभीर हु हिमसेल्फ एवरेजेस 22.6 इन टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया विल नाउ टीच इंडियन प्लेयर्स हाउ टू प्ले देयर। ये गावस्कर ने बोला है? क्यों बोला भाई? मतलब वेरी ऑनेस्टली आई एम प्रीटी एंग्री अबाउट दिस। हाँ, मैं नहीं एग्री करता। आपको पता है इस टाइम पे, पहली बात तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये होना भी नहीं चाहिए, ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली अभी इंडियन रवि शास्त्री कितनी एवरेज थी इससे पहले? हाँ, तब तो चल रहा था। इस टाइम पे आपको पता है इंडियन क्रिकेट में हाल सही नहीं चल रहा, सब लोग गौतम गंभीर के ऊपर चढ़े हुए हैं। और उस टाइम पे एक लेजेंड ऑफ क्रिकेट वो आके ऐसी चीजें बोल रहे हैं अपनी नेशनलिटी वाले। हमने कितनी बार गावस्कर को डिफेंड करा है अपने पॉडकास्ट पे, बट हां दिस इज इनडिफेंसिबल भाई। क्यों? ये पहली बात तो ऐसी चीजें बोलनी नहीं चाहिए। प्लस हाउ इट वाज फ्रेम्ड, जो भी स्टार्ट लाया आपने, एक आप पर्सनल अटैक कर रहे हो बेसिकली उनके ऊपर। ये एक वो इट इज नॉट इवन प्रोफेशनल, ये एक पर्सनल अटैक हो गया एक तरीके से। आई थिंक एक और भी बीच में उन्होंने बोला था ना कि वो जो फुट लिकिंग ऑफ गंभीर इज अनरियल ऐसे करके कुछ बोला था है कुछ, कि वो जो क्रेडिट दे रहे थे कि जो जीत रही थी इंडिया उस टाइम पर, आई थिंक टेस्ट मैच जीती थी बांग्लादेश वाला, या फिर बीच में T20 जीती थी कोई, तो उसमें था कि क्रेडिट गोज टू द टीम एंड द लीडर। ये गंभीर के आने के पहले से भी ऐसे खेल रहे थे, तो इसमें ये इतना ज़्यादा जूझे चाटने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अच्छी चीज़ प्रॉब्ली ये है सारे व्यूअर्स के लिए कि हमें नई राइवलरी देखने को मिल रही है। आगे जाते हुए होपफुली GG एंड SG गंभीर इनको चुप करवाते हैं अगर हम बीजेटी जीत जाते हैं तो। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड जो भी कमेंट्स आए, अभी मैं आगे भी बात करूंगा उनकी, जब उन्होंने रोहित शर्मा की बात करी। बट टॉकिंग अबाउट दिस, आई थिंक दिस वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर। आई डू नॉट डिफेंड दिस। बोलना ही नहीं चाहिए था, कुछ जरूरत नहीं थी बोलने की, जस्ट शो योर सपोर्ट। और कुछ है गंभीर के सैकिंग को लेके? सैकिंग को लेके एग्जैक्टली नहीं है, उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उसको लेके बात कर सकते हैं। सो उन्होंने पहली बात 2-3 टॉक पॉइंट्स लिख लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मेजरली प्रेस कॉन्फ्रेंस आई डोंट थिंक बहुत कुछ खास थी और छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी। प्लस मेजरली वही था, नहीं तो मैं अभी भी विश्वास रखता हूँ सारे प्लेयर्स पे। एवरीबडी इज स्टिल हंग्री। आप लोग जानते नहीं हो, आप लोग अपने हिसाब से बोलो ट्रांजेक्शन चल रहा है, मेरे हिसाब से तो हमें अभी भी जीतना चाहिए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही थी। बट कुछ चीज़ें, पहली बात तो उनने बोला कि अगर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होंगे तो बुमराह कैप्टन बनने वाले हैं। एक्सपेक्टेड, मैं तो कही था एक्सपेक्टेड है, बट भाई जो लोग अब सोच रहे थे कि काश विराट कोहली बन पाते तो मजा आ जाता। उसका भी कैच है, ये भी एक शॉर्ट मोमेंट है। ये
जो विराट कोहली के फैंस ने आजकल तुम देख रहे हो हर किसी के इंस्टाग्राम के फीड के ऊपर वो फ्लड हो रहे हैं वो वाले एडिट्स कि ब्रिंग बैक दोस ग्लोरी डेज जब विराट कोहली के टेस्ट कैप्टनसी होती थी एंड उसके अंडर इंडिया फील्डलेस होती थी. मुझे लगता है वो इस वक्त क्यों आ रहा है, इसके पीछे कोइंसिडेंस है बहुत बड़ा. इस वक्त कोहली की बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, रोहित शर्मा की बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, तो आप रोहित शर्मा को बैटिंग ले तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकते. रोहित शर्मा को नीचे कैसे दिखाओगे कप्तानी के उसमें. तो भाई अब यहाँ पे क्योंकि अगर रोहित शर्मा को अपने बैटिंग के लिए बोल दिया तो रोहित शर्मा के फैंस पलट के बोल देंगे आपने क्या उखाड़ लिया. तब कप्तानी के कि आई मिस दोज ग्लोरी डेज, रोहित शर्मा के अंडर वाइट वॉश हो रहे हैं, मुझे वो टेस्ट सीरीज जीतनी है, ये जीतनी है, जैसे विराट कोहली के अंडर हुआ करता था. मैंने ये समझ में आता हर एक मौके पे एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाना, सपोर्ट कर लो एक दूसरे को भाई. हाँ आई थिंक थोड़ा सा अजीब तो है, मतलब भाई क्या ही एक्सपेक्ट करें भाई लोगों से भी, कुछ खास ऐसे ही नई चीज़ नहीं है. बट एक जो चीज़ थी अभी तक हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई है. हमें लग रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि दिस इज द लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर द बीजेटी सीरीज, क्लैरिटी किस चीज़ की चाहिए, रोहित शर्मा जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो तो अभी बात करेंगे उसकी. तो मतलब अभी भी गौतम गंभीर ने कोई क्लैरिटी नहीं दी. उन्होंने कहा इफ़ ही इज़ नॉट अवेलेबल तो बुमराह कैप्टन बन जाएंगे, होपफुली ही विल बी अवेलेबल. एग्जैक्टली नहीं है, जो रिपोर्ट्स हैं वो तो एकदम ही कह रही है कि रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं. तो देनी भी नहीं चाहिए क्लैरिटी. क्यों? क्योंकि दूसरी टीम की स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनेगी ना फिर. यार मतलब क्या इतनी तो क्लैरिटी दे सकते कि कौन कैप्टन हो सकता है आगे जाते हुए. भाई टीम को क्लैरिटी होगी, आप पब्लिक को क्लैरिटी दे रहे हो. ऑस्ट्रेलिया उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएगी ना. अगर रोहित शर्मा ऐसे कप्तान नहीं है तो सिर्फ कप्तानी की बात नहीं है, फिर बैटिंग ऑर्डर पूरा चेंज होगा. उसके हिसाब से वो बॉलिंग का सेटअप डिसाइड करेंगे. उस चीज़ को आप जितना डिले कर सकते हो, अगर आपने अभी बता दिया आपके पास 10 दिन है प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप मैच से 2 दिन पहले बताओगे तो सिर्फ 2 दिन मिलेंगे ना. तो ये तो माइंड गेम्स चल रहे हैं और ये होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल सही काम कर रहे हो. ओके एक और जो चीज़ उनसे पूछा गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लेके आपका जो बैटिंग फॉर्म है उस पर क्वेश्चन है क्या, उनने वही वैसे ही जो टेक्स्ट बुक जहाँ होता है वही दिया कि नहीं भाई वो अभी भी बहुत ज़्यादा हंगरी हैं एंड मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ उन पर. एंड इसी के चलते एक न्यूज़ ये आई थी कि विराट कोहली वॉज अमंग्स द वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस हमारी टीम से जो कि पर्थ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं. अच्छा अभी आ चुके हैं वो पर्थ पे. भाई दिस इज व्हाट वी नीड. वो निकले थे फ्लाइट लेके अभी 1-2 दिन पहले, और तब इंडियन टीम में से कोई नहीं गया था. केएल राहुल और वो चले गए थे क्योंकि उन्हें इंडिया ए का मैच खेलना था, बट मेन जो टीम जाने वाली उसमें से कोई नहीं गया था. और किसी ने ये देखा ही नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया गए या नहीं गए. तो जो न्यूज़ थी वो ये थी कि वो प्लेन लेके निकले तो, पर ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचे. तो प्लेन लेके निकले कहाँ, लंदन गए होंगे. और तो बहुत ही ज़्यादा ट्विटर पे लोग गाली देने लग गए कि इस टाइम पे भी इनको लंदन जाना है, अभी वाइट वॉश होके आए हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके प्रैक्टिस कर लो. अल्टीमेटली न्यूज़ निकली कि वो पर्थ ही गए हैं. तो ये चीज़ अच्छी निकली. तो डायरेक्टली पर्थ गए या भाई, दिस इज व्हाट अकेले गए हैं. दिस इज व्हाट वी नीड. या तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था उनकी तरफ से. बट मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उस पर चलते हैं, विच इज़ अबाउट ध्रुव जुरैल. पहले अच्छा चलो ठीक है. आई थिंक बीजेटी की बात करें तो अच्छा रहेगा, प्लेयर की बात कर ले पहले. अगर हम तो ध्रुव जुरैल की बात करें, वो इंडिया ए की तरफ से अभी खेल रहे थे एंड उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ब्रेव परफॉर्मेंस थी आई वुड से. पहली इनिंग्स में उन्होंने 80 रन मारे थे ऑफ 186 बॉल्स व्हेन इंडिया वाज एट 11 फॉर 4 विकेट्स. बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में हुआ है और काफी ये टीम भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हमारी भाई. या एंड जो सेकंड इनिंग्स थी उसमें उन्होंने 68 मारे ऑफ 122 बॉल्स, और वो तब आए थे जब इंडिया 56 फॉर 5 थी. तो दोनों सिचुएशन में आके उन्होंने संभाल ली कमान और काफी आगे लेके गए टीम को. अब नेचुरली इसके, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो लाजवाब इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वो खेल रहे हैं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में कभी खेले नहीं. प्लस ऑनेस्टली उन्होंने इंग्लैंड वाली सीरीज में बहुत इंप्रेस करा था, बट वो सिलेक्ट नहीं हुए. सरफराज खान भी सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने 150 भी मारी है. बट मुझे लगता है कि कंसेंसस है अभी क्रिकेटिंग कम्युनिटी में कि नोबडी इज फुल्ली ट्रस्टिंग सरफराज खान राइट नाउ. हाँ, फॉर ऑस्ट्रेलिया. इनफैक्ट सो मच तो कि लोग कह रहे हैं चलो केएल राहुल को ही वापस ले आओ. बट केएल राहुल भाई साहब वहां पे लीव करके पैड के बीच में से बोल्ड हो रहे हैं. वो तो बहुत एम्बैरेसिंग चीज थी वो. तो मेरे हिसाब से अगर पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं, वी कुड सी केएल राहुल ओपनिंग, और ये डिबेट पूरी उन्हीं के साथ होने वाली है क्योंकि गंभीर ने कहा, ये चीज कह दी है बाय द वे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से. ही सेड दैट केएल राहुल इज अ बैकअप ओपनर. तो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अब आप केएल राहुल को दोबारा यू टर्न लेके ओपनिंग कराओगे. पूरी उन्होंने तारीफ करी कि एक ऐसा प्लेयर क्या किसी भी कंट्री के पास है जो कि ओपनिंग भी कर सकता है, नंबर 3 पे भी खेल सकता है, नंबर 6 पे भी खेल सकता है, ओडीआई में वो विकेट्स भी कीप करता है.
और ये कैप्टनसी ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है, ये सब चीज़। वैसे तो ऑनेस्टली इट इज़ ट्रू, वेरी ट्रू, इतना बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है वो। अब वही है कि वो परफॉर्म करके दे दे तो फिर वो स्टॉक्स एकदम ही ऊपर चले जाएंगे उनके। बट एज अ बैकअप ओपनर, वुड यू से व्हाट यू वांट, केएल राहुल एज अ बैकअप ओपनर हो या फिर अभिमन्यु ईश्वरन हो? लॉजिकली केएल राहुल बिकॉज ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस, बट फ्रॉम केएल राहुल्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप एज अ बैकअप ओपनर उसको खिला रहे हो। अगर उससे रन मार दिए तो क्या वो फिर भी ओपनिंग थोड़ी करेगा? फिर रोहित शर्मा वापस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बैटिंग तो नीचे ही करनी है, तो माइट एज वेल मेंटेन कंटिन्यूटी फॉर हिम इन दैट पोजीशन। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो ओपनिंग करके फेल हो जाएंगे तो क्या हम उसको फिर जज भी वैसे करेंगे कि फेल हो गए तो बाहर निकालो, क्योंकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में थोड़ी फेल हुए हैं वो। तो अब क्या मेट्रिक्स है? या तो अब ये कह दो कि ये वन ऑफ मैच है, अब रन मारो या ना मारो, आपकी पोजीशन वो नीचे वाली रहेगी और टीम में खेलोगे, इसका रिजल्ट क्या मैटर नहीं करता, तो समझ में आता है। बट लेट्स नॉट देन जज केएल राहुल्स गुड परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस एज एन ओपनर, क्योंकि रोहित शर्मा अगर वापस आ रहे तो जायसवाल और वही ओपनिंग करने वाले हैं, वो चेंज नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो पर्सनली अगर रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो केएल राहुल एंड ध्रुव जुरैल दोनों टीम में हमें दिखने चाहिए, एंड बाहर जो बैठेंगे वो कुछ लोग हाश लेंगे, सरफराज खान बैठेंगे। तो राइट नाउ यू वुड पिक ध्रुव जुरैल और सरफराज खान? आई थिंक, और ये वंस अगेन ये बहुत ही एक एक्स फैक्टर वाली बात हो जाएगी कि जिस बंदे ने पूरी सीरीज ही नहीं खेली, उसको आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर रहे हो फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। एंड सरफराज खान को तो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा भी नहीं, तो हम जजमेंट कैसे पास कर रहे हैं कि वो खेलने चाहिए कि नहीं खेलने चाहिए? बट माई गट फीलिंग से इसके ध्रुव जुरैल खेलने। आई थिंक दिस को बी अ वेरी बिग एक्स फैक्टर ऑल्सो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ के लिए शायद प्रिपेयर ना कर रही हो, बिकॉज लास्ट टेस्ट सीरीज ध्रुव जुरैल जनवरी में खेले थे, उसका डायरेक्टली अब नवंबर में खेलने वाले हैं, तो शायद इस चीज़ के लिए उन्हें प्रिपेयर ना करो, एंड हो सकता है ये चीज़ हमारे फेवर में काम कर जाए। केएल राहुल का मैं फाइनली बस यही बोलूँगा यार, आई थिंक वो बंदा मतलब इतना सैड सिचुएशन हो रही है जनरली देख के, जिस तरीके से वो आउट हुए थे, और वो लेजेंड उन्हें थोड़ा सा, जैसे विराट कोहली जब आउट होता है तो वो ऐसे 2 मिनट खड़ा रहेगा, हाँ, क्या डिसबिलीफ में कि मेरे साथ कैसे हो गया। केएल राहुल के मैं मान के चलो मेरे साथ हो गया, तुरंत वॉक ऑफ कर गए, देखा भी नहीं एक बार भी बॉलर की तरफ। सबसे अच्छी स्टेट होती है कि आपने जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करा और ये बोला कि भाई मैं अगली बार ये नहीं करने दूंगा। दूसरा होता है एक नीचे कि भाई ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, जो कि विराट कोहली जिसपे है। तीसरा होता है कि आपको पता आपके साथ ऐसा होगा तब निकल गए। केएल राहुल सबसे लोएस्ट स्टेट, ही इज नॉट इवन सरप्राइज कि वो इस तरीके से आउट हुए हैं, एंड दैट्स द सैडेस्ट पार्ट। एंड आई थिंक भाई एक बंदा जब गंदे फॉर्म में चल रहा होता है भाई, वो अंदर ही अंदर जाता जा रहा है यार, ऊपर हो ही नहीं पा रही वो चीज़। एंड इट इज, आई थिंक इट इज प्योरली मेंटल। हाँ, इट इज जेन्युइनली वेरी सैड टू सी कि ये चीज़ हो रही है, क्योंकि स्किल में उनमें कोई कमी नहीं है। होपफुली बीजीटी एक टर्निंग पॉइंट होता है उनके करियर में और वापस रिवाइव करवाते हैं अपने आप को। जो लास्ट टॉकिंग पॉइंट होने वाला है हम उस पर चलते हैं, जो कि परहैप्स इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि सुनील गावस्कर एज ए सेड, उन्होंने पहले भी गौतम गंभीर पे बोला, बट सुनील गावस्कर और क्रिकेटर्स की वाइफ से झगड़ा, ये चीज़ तो मतलब इतनी कॉमन हो गई आजकल में। पहले उनका अनुष्का शर्मा से झगड़ा हुआ था, वो तो वैसे नीडलेस था, बट भाई आई थिंक स्टिल ही डिड नॉट हैव टू मेक दोस कमेंट्स जो कि उन्होंने करे थे। प्लस उनने विराट कोहली वाली साइड की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया उन चीज़ को, बट आई थिंक वो चीज़ ज़रूरत नहीं थी। इस टाइम पे जो उनने बोला इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। स्पोर्ट्स तक को इंटरव्यू देते हुए सुनील गावस्कर ये कहते हैं कि रोहित शर्मा शायद पहला टेस्ट मैच मिस करने वाले हैं, शायद सेकेंड टेस्ट मैच भी मिस कर लेंगे। तो जो सिलेक्शन कमेटी है उन्हें रोहित शर्मा को बोलना चाहिए कि आपको रेस्ट लेना है आप लो, जितना टाइम तक रेस्ट लेना है लो, बट अगर आप 2/3 ऑफ द सीरीज मिस कर रहे हो तो फिर आप वापस एज कैप्टन मत आओ, एज अ प्लेयर ही आओ, और जो हमारा वाइस कैप्टन है हम लोग उसको बना देंगे सीरीज का पूरा कैप्टन। उनने ऐसे करके बोला कि स्पेसिफिकली अभी अगर 3-0 नहीं हारे होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट 3-0 हार चुके। इस टाइम पे टीम इंडिया को अपने कैप्टन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ही यूनाइट कर सकता है सारे प्लेयर्स को, और अगर वही नहीं होगा स्टार्टिंग के 2 टेस्ट मैचेस में, तो आप कोई कंसिस्टेंट कैप्टन के साथ जाओ जो कि पूरी सीरीज कैप्टन कर सके। एंड इसके बाद नेचुरली जो रोहित शर्मा फैंस थे, इन जनरल भी आई वुड से इंडियन फैंस, क्योंकि आई डिड नॉट लाइक दिस स्टेटमेंट, वो थोड़ा गुस्सा हो गया इस चीज़ से कि ऐसा क्या ज़रूरत थी बोलने की। एंड एरॉन फिंच ने आके उनका सपोर्ट दिखाया। ये मैं तो एग्री नहीं करता। तुम सुनील गावस्कर से एग्री करते हो? अच्छा, ओके। जो एरॉन फिंच ने उनका सपोर्ट ये कह के दिखाया कि वो इंडियन टीम के कैप्टन है, एंड अगर ऐसा बहुत रेयर ऐसी ओकेजन्स होती हैं जहाँ पे आपको ऐसे पर्सनल लीव लेनी पड़ती है, अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हें लेनी चाहिए लीव, और जितना टाइम तक लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अच्छा ठीक है, जानते हैं उसके ऊपर। और एक इंस्टाग्राम पोस्ट थी जिसमें उन्होंने नहीं, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट थी जिसमें एक ये चीज़ पूरी स्टेटमेंट दे रखी थी सुनील गावस्कर की और फिर एरॉन फिंच की, और उस पर रितिका सचदेव शर्मा जो कि रोहित शर्मा की वाइफ है, उन्होंने कमेंट करा एरॉन फिंच को टैग करते हुए और सल्यूट का इमोजी दिखाते हुए।
तो क्लियरली वो अग्री कर रही थी उनसे. एंड लेट मी जस्ट टेल यू भाई, ये जितने भी लोग हैं वो उनकी पीआर का भी काम करती हैं रोहित शर्मा की. शी नोज व्हाट शी इज डूइंग. जो उस टाइम पे उन्होंने अपना मुंबई इंडियंस के टाइम पे बोला था वो भी उन्हें पता था. रोहित शर्मा को भी पता है ये चीज. रोहित शर्मा के मैनेजर है. हाँ, रोहित शर्मा को भी ये चीज पता है कि ये चीज क्यों करी गई है. एंड क्लियरली रोहित शर्मा की फैमिली से वो सिग्नल दे दिया गया कि वो कैसा फील करते हैं स्टेटमेंट के बारे में. नाउ यू कैन पुट योर. भाई देखो, एरन फिंच तो ये बोलेगा ही, वो ऑस्ट्रेलियन है, वहां पे क्रिकेट को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता. तो उसकी स्टेटमेंट को तो मैं सीरियसली नहीं लेने वाला. बात जहाँ पे गावस्कर की हो रही है, गावस्कर को भी हमने क्रिटिसाइज करा कि वो गंभीर के लिए स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी. आप पर्सनल रिमार्क्स मत मारो ऐसे. बट यहाँ पे जो बात है, ये कहना कि हाँ वो कप्तान नहीं रहने चाहिए, वो सब अलग बातें हैं. ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं होगा, वो वापस आएंगे तो कप्तान ही रहेंगे वो, और होने भी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ. बट जो सेंटिमेंट है उसके स्टेटमेंट के पीछे का, मैं उससे फुल्ली एग्री करता हूँ. आप एक नेशनल ड्यूटी पे अगर हो तो आपको ये सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे. ये हर एक बंदा जो कि कंट्री के लिए नहीं खेल रहा वो ये चीज़ करता है. जब उसका कोई बच्चा पैदा होगा तो वो जाते हैं वहाँ पे. पर आप स्पेशल इसीलिए हो क्योंकि आपको वो मौका मिला, भगवान ने आपको वो मौका दिया है कंट्री को सर्व करने का उस कैपेसिटी में, तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. हमने इस चीज़ के लिए विराट कोहली को भी क्रिटिसाइज करा था, तो रोहित शर्मा क्यों बचेंगे भाई? सी आई थिंक क्रिटिसाइज करना इज फेयर. जो पॉइंट उन्होंने रखा कि उन्हें कैप्टन नहीं रहना चाहिए, आई थिंक मैं उससे डिसएग्री करता हूँ. हाँ वो ठीक है, वो मैं भी कह रहा हूँ कि कप्तान तो होंगे ही. एज लॉन्ग एज उनके आर्ग्यूमेंट ये है कि यार आप कैप्टन इंडियन टीम के टाइम पे इतनी ज़रूरत है आपको, इसलिए आपको टीम के साथ होना चाहिए, दैट इज़ फेयर. अगर आप एक नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस अपनी पर्सनल लाइफ में करने पड़ते हैं, जो कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन लोगों ने नहीं करे. ओवर द ईयर्स ये लोग करते आए हैं, बट इस टाइम पे भी करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली. वही ना, ये रुक क्यों रहा है ये? और गावस्कर का हमें पता है वो सेंटिमेंट क्या है, उसको जानबूझ के थोड़ा ऑफेंसिव में बोलते हैं कई बार, वो उनका तरीका है बोलने का. बट हमारा जॉब क्या है, हम उस ऑफेंसिव तरीके में फंस जाएं, अपना दिमाग फंसा लें, ये एक्चुअल जो क्रक्स है बात का उसको ब्रेक डाउन करें. ऑफेंसिव बात पे तो हर कोई फंस रहा है, जो समझदार है वो उसके पीछे का सेंटिमेंट समझ रहे हैं. तो मैं उससे एग्री नहीं करता जो वो कह रहे हैं कि लिटरली कप्तानी से हटा दो, ऑफकोर्स नहीं एग्री करते. बट जो सेंटिमेंट है वो फुल्ली वैलिड है भाई. और ये चीज़ उस टाइम के क्रिकेटर्स करते थे. यहाँ पे विराट कोहली ने जो ये ट्रेंड सेट कर रखा है, और अभी जो रोहित शर्मा कर देंगे एज अ कैप्टन, बहुत गलत है टीम के लिए. आप अगर कंट्री को सर्व कर रहे हो तो देन कंट्री कम्स फर्स्ट. आपको ये पर्सनल सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, और आप पहले नहीं होने वाले हो, आप कोई स्पेशल नहीं हो. ये हमारी कंट्री के पुराने जनरेशन क्रिकेटर्स करते आ रहे हैं. काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है. तो आप मतलब आपको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए भाई? आप कौन होते हो? आई थिंक यहीं पे सब लोग वो जो भी आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं ना कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, नहीं है भाई. मतलब मैं अग्री कर रहा हूँ कि चलो होना चाहिए, बट द पॉइंट इज कि ये कोई नॉर्मल वर्क नहीं है. आप किसी प्राइवेट कंपनी के लिए जॉब नहीं भाई कर रहे हो. किसी भी वर्क में अगर आपको एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए तो वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता. नहीं, प्लस मैं तो एक्सट्रीम सक्सेस में इसलिए भी नहीं कह रहा. मान लो अगर कोई, द पॉइंट इज यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. 150 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर आप कंट्री के कैप्टन हो तो एक्सट्रीम सक्सेस. उसको अगर आपको एक्सट्रीम सक्सेस दे रहा है भगवान, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको रिस्पेक्ट करना. मेरे हिसाब से तो आप पर्सनल कुछ भी हो, अनलेस अनटिल कुछ. भाई सचिन तेंदुलकर के पापा की डेथ हो गई थी, उसके तुरंत बाद वर्ल्ड कप में 100 मारी थी उन्होंने. विराट कोहली ने रणजी का मैच में वापस गए थे वो खेलने के लिए. तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, वो डेडिकेशन हमें अभी भी दिखनी चाहिए. मेन जो आजकल एक आर्ग्यूमेंट बन रही है सोशल मीडिया पे, अभी जब से विराट कोहली का थोड़ा ये बुरा पैच चल रहा है, इनफैक्ट रोहित शर्मा का भी, तो सचिन के दोबारा फैंस थोड़े उछल के आने लग गए ना. तो पर ये वैलिड पॉइंट है. सचिन तेंदुलकर, तुम्हें पता है एक स्टैट निकला है, मैं कोई रील देख रहा था, मैं ये बताइए, मैंने खुद नहीं देखा है, मैं क्रेडिट टू दैट गाय जिसने भी निकाला ये. सचिन तेंदुलकर ने लास्ट रणजी मैच कब खेला था? 2013. और विराट कोहली ने कब 2012. कैन यू जस्टिफाई दिस? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. सचिन अपने लास्ट मैच तक अपनी परफॉर्मेंस को लेके ऑब्सेस थे. विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा है सब. एंड पता वही बात है, आई थिंक विराट कोहली का ऑब्सेशन इज मोर टूवर्ड्स गेटिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ हिज बॉडी. सचिन ऑब्सेशन वाज क्रिकेट इटसेल्फ. मुझे ये एक बहुत बड़ा स्टार्क डिफरेंस अब दिखने लगा. व्हाट्स द डिफरेंस? विराट कोहली का ये है कि मैं अपनी बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकूं कि मैं ऑप्टिमल परफॉर्मेंस निकाल सकूं उससे. ठीक है, क्रिकेट के स्पोर्ट को एस करने के लिए क्रिकेट से प्यार करना इन इट सेल्फ, वो सबसे ज्यादा सचिन का था मेरे. मतलब ट्रेनिंग योर बॉडी वर्सेस ट्रेनिंग योर क्रिकेटिंग स्किल्स. आई डोंट, नहीं, नॉट नेसेसरली. मैं कह रहा हूँ आपका माइंडसेट, आपका पर्सपेक्टिव क्या है गेम को लेके. Okay. सचिन का है कि वो गेम से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है.
विराट कोहली इज नोवेयर क्लोज. विराट कोहली का जो फिटनेस ऑब्सेशन है उससे सचिन इज नोवेयर क्लोज. सचिन उस लेवल तक इतने एंड तक इसीलिए थे क्योंकि उनका गेम से जो ऑब्सेशन था, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना अभी, अरे हमने वो पॉडकास्ट अभी शूट करके रिलीज करा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट सचिन तेंदुलकर का 2003 वर्ल्ड कप में जब वो मैचेस खेलने जाते थे, ग्राउंड में थर्ड मैन के पास घास किस लेवल की कटी हुई है. या. वो भाई वो मैं ये क्या है, ये मैंने जब तक मुझे पता नहीं था तब मैं सोचा भी नहीं था ये कि किस लेवल की डिटेलिंग है भाई, कि वहां मेरे पीछे कोई वहां पे घास किस लेवल की कटी हुई है, क्योंकि अगर मैं वहां पे शॉट मारूंगा तो बॉल कितनी तेज से जाएगी. ये ऑब्सेशन ही तो है गेम का. ये नहीं है आज की डेट. आई थिंक कुछ चीजें होती हैं जैसे ये तो आई थिंक थोड़ा एक जीनियस लेवल, ये तो अलग लेवल, ये तो मैंने किसी कोच से भी नहीं सुना. आई थिंक दिस इज नॉट इवन पॉसिबल, इट इज नॉट इवन फेयर टू एक्सपेक्ट कि कोई एक नॉर्मल आदमी ऐसा कर भी सकता है. वो एक्सट्रीम प्लस वही पॉइंट है, इसमें भी ऐसा नहीं कह सकते ही वाज बोर्न विद इट, क्योंकि इतनी फाइन लेवल ऑफ डिटेलिंग अगर आप नोटिस कर सकते हो उस चीज़ पर, इतना ध्यान दे रहे हो एक पिच पे जाते हुए कि कहाँ पे घास कितनी कटी हुई है, उस लेवल के लिए भी भाई अलग लेवल ऑफ जीनियस होना चाहिए. उसके लिए आपको गेम से ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा. हाँ, वो किसी और में नहीं है. फेयर वो मैं कह रहा हूँ. तो आई थिंक गेम को भी छोड़ दो, कंट्री से ऑब्सेस हो जाओ भाई. अभी जरूरत है कंट्री को, सैक्रिफाइस इट. आई थिंक इस पॉइंट पे हमें अपना पॉडकास्ट एंड करना चाहिए. काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स थे, उन सब पे आपका ओपिनियन हम लोग जानना चाहेंगे तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा. हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं. ऑफकोर्स हम 2 ही लोग अभी चैनल चला रहे हैं तो हम सबका जवाब नहीं दे सकते, बट पढ़ते हम लोग सारे, एंड दैट इज वाई हम लोग फीडबैक लेके काम भी करते हैं इस चीज़ पे. बट आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी भाई, इसको भी जाकर देखिए और उस पर भी कॉमेंट करके बताइएगा आपको पॉडकास्ट कैसा लगा.